हेलो प्यारे व्यूअर्स, आपने हमारी पिछली स्टोरी को बहुत प्यार दिया। उसके लिए दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक और मज़ेदार लव स्टोरी के साथ, जिसमें प्यार है, नफ़रत है, गुस्सा है, जलन है, बेबसी है और धोखा है। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। क्या बात है क्षितिज, इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? प्रिया ने क्षितिज की ओर आते हुए कहा। क्षितिज समुद्र की ओर मुंह करके खड़ा था। शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दूर आकाश में सूरज डूब चुका था और हल्की सी लाली फैली हुई थी। ये वाला कोना थोड़ा सूना सा था। क्षितिज ने प्रिया की ओर देखा नहीं, बल्कि ऐसे ही खड़ा रहा। अरे क्या हुआ, ऐसे स्टैच्यू बन के क्यों खड़े हो? प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उसे अपनी ओर मोड़ लिया। क्षितिज के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। आंखें नम और सुर्ख थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद से ही लड़ रहा हो। प्रिया भी पल भर के लिए ठिठक गई। क्षितिज, आर यू ओके? इतने स्ट्रेस्ड क्यों हो, मुझे बताओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। ये क्या हालत बना रखी है? घर में कुछ हुआ है क्या? वह बेकरार सी हो गई थी। क्षितिज ने उसे गले लगा लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। वह सन्न रह गई। उसके आंसू वह महसूस कर सकती थी। 6 फुट का लंबा चौड़ा नौजवान किसी बच्चे की तरह उससे लिपटा हुआ था। उसका दिल कांप गया। क्षितिज प्लीज कुछ बोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या क्या हुआ है? जो केस तुम देख रहे थे उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है? सस्पेंड कर दिया गया है क्या? प्रिया अपनी समझ से जितना सोच सकती थी बोली। क्षितिज ने सर उठाया और आंखें रगड़ डाली। प्रिया, मुझे माफ़ कर दो प्रिया। मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये क्या कह रहे हो? हुआ क्या है? प्रिया क्षितिज की बात पर हैरान थी। क्षितिज ने एक नज़र उसे देखा। ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप और स्कर्ट में स्टेप कट बालों में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उजले चेहरे पर उसकी हैरान बड़ी ब्राउन आंखें। उसी को देख कल तक इस खूबसूरत लड़की पर उसका हक था, और वह भी तो दिलो जान से उस पर मरती थी। उनके प्यार को नज़र लग गई थी और आज वह उससे दूर हो गया था। मेरी शादी हो गई है। बामुश्किल ये शब्द क्षितिज के होंठों से निकले थे। तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो क्षितिज, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठ बोल रहे हो ना? प्रिया अविश्वास के साथ क्षितिज को देख रही थी। ये सच है प्रिया, मुझे शादी करनी पड़ी आज ही मंदिर में। प्रिया, शट अप क्षितिज, जस्ट शट अप। मुझे अपनी मजबूरी की कहानी मत सुनाओ। झूठे हो तुम, मक्कार हो। प्यार का नाटक करते रहे हो आज तक। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? वह उसका गिरेबान पकड़कर उसे झिझोड़ते हुए रो पड़ी। क्षितिज के पास बोलने को कुछ नहीं था। क्या बताता, क्या बोलता? हर बात, हर दलील बेकार थी। दिल टूटने का दर्द वह जानता है। सुबह से अब तक जाने कितनी मौतें मर चुका है वह। कभी यह नहीं चाहा था कि वह अपने प्यार को दर्द दे, मगर आज सबसे बड़ा दर्द दिया था उसे। वह फूट फूट कर रो रही थी। क्षितिज ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह बल खाकर सीधी हुई थी। डोंट डेयर टू टच मी, एसीपी क्षितिज राजपूत। मुझे छूने का अधिकार खो चुके हो तुम। जिंदगी से बढ़कर चाहा था तुम्हें, मगर अब मैं बस नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। ये बोलते हुए प्रिया भागती हुई वहां से चली गई थी। उसके गालों पर बहते आंसू उसे अपने दिल में गिरते महसूस हो रहे थे। वह उसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिसे उसने दिल की गहराइयों से चाहा था। आज वह ऐसी तकलीफ से दो चार थी जिसका कोई इलाज नहीं था क्षितिज के पास। क्षितिज खुद भी तो इसी तकलीफ से गुजर रहा था, और जिसकी वजह से ये सब हुआ था वह वहां बैठी अपनी जीत का जश्न मना रही थी। क्षितिज की मुट्ठियां भिज गई और आंखों में अंगारे भर गए। वह वहीं खड़ा घिरती हुई सांझ को देखता रहा। उसके जीवन में भी धीरे धीरे ऐसे ही अंधेरा गिर रहा था। क्षितिज खाना खाकर कमरे में आना। क्षितिज रात को 1 बजे घर आया तो डेढ़ उसे देखकर कहते हुए कमरे में चले गए। भूख, प्यास, नींद, चैन, सुकून सब उड़ चुका था उसका। गायत्री जी के लाख कहने के बाद भी क्षितिज ने खाना नहीं खाया और डेढ़ के रूम में चला गया। क्षितिज, अब तुम्हारी शादी हो गई है। दिव्या तुम्हारी दोस्त से बढ़कर तुम्हारी पत्नी बन चुकी है। मैं मानता हूँ शादी जिन हालात और जितनी जल्दी में हुई है,
तुम्हें टाइम लगेगा, मगर इस सब में दिव्या के बारे में भी सोचो। वह हमें हमेशा से बहुत प्यारी रही है और तुम्हारी पत्नी के रूप में हम उसी को देखना चाहते थे। जो भी हुआ, लेकिन अब इस रिश्ते को तुम्हें निभाना है। प्यार और सबसे हर बिगड़ी बात बन जाती है। अब जाओ, दिव्या तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभिनव राजपूत जी ने उसे समझाते हुए कहा। कहना तो वह भी चाहता था कि आप उसे जितनी सीधी सादी और मासूम समझते हैं, वह उतनी ही चालाक और ख़तरनाक है। कितनी आसानी से उसने वो पा लिया जो वो पाना चाहती थी, मगर डेढ़ के सामने आज कुछ भी कहना उसके बस में नहीं था। वह बिना कुछ बोले सर झुकाए कमरे से निकल गया। बेटा, मॉम की आवाज़ पर वह रुक गया। जो भी हुआ बेटा, और जो भी हमने किया, वह इस घर और तुम्हारी भलाई के लिए किया। अगर ये सब ना करते तो सब कुछ बिखर जाता। मैं जानती हूँ तेरे दिल में कोई और है, मगर बेटिया, दिव्या तुझसे बहुत प्यार करती है और फिर इन सब में उसका कोई कसूर नहीं है। तू उसे अपना लेना बेटा। उन्होंने भी वही कहा जो वह चालाक लड़की चाहती थी। क्षितिज बस सर हिलाकर कमरे में चला गया। इस वक्त उसका दिल और दिमाग शल हो रहा था, मगर बस अब बहुत हो चुका था। इससे ज़्यादा बर्दाश्त की ताकत उसमें नहीं थी। सामने उसके बेड पर वह पूरे हक के साथ बैठी हुई थी। उसे देखते ही नफरत की एक तेज लहर सर से पैर तक दौड़ गई। वह आगे बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर उसे बेड से उतार दिया। इस बेड पर दोबारा आने की ज़रूरत भी मत करना। इस कमरे में रह सकती हो तुम, इस बेड पर मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और ना कभी होगा, कहकर वह बाथरूम में घुस गया। बाहर आया तो दिव्या उसी तरह खड़ी थी। क्षितिज ने उसकी तरफ देखा। वाइन कलर की साड़ी पहने नजरें झुकाए खड़ी थी वह। आज कुछ नहीं कहा था उसने। फिर दिव्या पलटी और बाहर जाने लगी कि उसकी आवाज़ पर थम गई। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इस कमरे के अंदर की बात बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंदर आकर नीचे बिस्तर लगाकर लेट जाओ। वह आराम से बेड पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और फिर बैग से कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जब बाहर आई तो लोअर टी शर्ट पहने थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। क्षितिज ने उस पर एक के बाद दूसरी नज़र डालना भी गवारा न किया था, मगर वह तो पूरी तरह उसके इश्क के नशे में चूर थी। आज से नहीं, बचपन से। उसे पाने के लिए जो वह कर सकती थी सब किया, मगर आज वह उसका होकर भी उससे कोसों दूर था और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक साइड होकर लेटो एसीपी, मुझे नींद आ रही है। दिव्या ने उसे कहा ना, तुमसे इस बेड पर आने के सपने मत देखो, नीचे सो जाओ। क्षितिज ने बिना हिले कहा। बात सुनिए, मैं अब इस घर की मेंबर हूँ। हर चीज़ पर मेरा हक भी उतना ही है जितना आपका। और सच तो ये है कि आप पर भी मेरा पूरा हक है, मगर वो जाने दो। अभी तो खिसको आप, वरना मैं बाहर ही चली जाती हूँ और बोल देती हूँ कि मेरे लिए अलग कमरा चाहिए। दिव्या हमेशा की तरह हार मानने वाली नहीं थी। क्षितिज ने उसे गुस्से से घूरा। तुम्हें लगता है तुम ऐसे मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मैं मॉम डैड को परेशान नहीं करना चाहता, तो सो जाओ, क्षितिज ने कहा और बेड से उठ गया। वह एक पल भी वहाँ नहीं रुका और स्टडी रूम में जाकर लेट गया। दिव्या की आंखों की नींद उड़ गई थी। अपनी ऐसी बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आंखें खुद ब खुद भर आई थी जिन्हें उसने रगड़ दिया था। क्षितिज, नाश्ता तैयार है, तुम उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। दिव्या की मीठी सी आवाज़ पर उसने बुरा सा मुंह बनाया। दिव्या ने उसे उठते देख कुछ नहीं कहा। वह सुबह 5 बजे रूम में आया था और साइड में पड़े काउच पर लेट गया था। दिव्या, जो एक पल के लिए भी सोई नहीं थी, अधखुली आंखों से उसे देख रही थी। सुबह उसे उठाने आई तो नज़रों ने पलटने से इनकार कर दिया। ब्राउन टी शर्ट में माथे पर आते बालों में वह बहुत प्यारा लग रहा था। यूं ही तो उस पर फिदा नहीं थी वह। दिल चाहा उसके माथे को चूम ले, उसके बिखरे बालों में उंगलियां फिराए, मगर फिर हर एहसास को पीछे धकेलते हुए उसे आवाज़ दे डाली। दिव्या ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। मॉम डैड आ चुके थे, बस उसी का इंतज़ार था। वह आया। मुझे ज़रूरी काम है, आज जल्दी जाना है, नाश्ता ऑफिस में ही कर लूँगा, कहकर क्षितिज तेजी से निकल गया। दिव्या ने रुकी रुकी सी सांस बहाल की और फिर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मॉम डैड को सर्व करने लगी।
बेटा वह अभी नॉर्मल नहीं है, उसे थोड़ा सा टाइम दो। टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। समय हर जख्म हर घाव को भर देता है। उसका जख्म भी अभी ताज़ा है। समय का मरहम लगने दो उस पर। मॉम ने नाश्ते के बाद उसे समझाया। मैं समझती हूँ मॉम, आप टेंशन ना लीजिए। और फिर आपको तो पता है मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, दिव्या ने कहा और खड़ी हो गई। इतनी देर से घर आने की वजह क्या है? जॉब तो तुम पहले से करते हो, मगर कभी इतनी ज़्यादा देर से नहीं आए। दिव्या जो पिछले 15 दिन से उसे देख रही थी, आज आखिर बोल ही पड़ी। शादी के बाद से आज तक वह हमेशा ही 12 बजे के बाद घर आता था। कभी कभी तो रात के 2 भी बज जाते थे। दिव्या उसका इंतज़ार कर करके थक जाती थी। उसके लिए खाना बनाती, जिसे वह देखता तक नहीं था। घर में खाना ही बंद कर दिया था। सुबह का निकला रात गए आता और सो जाता। आजकल उसने उसकी तरफ नज़र तक डालना बंद कर दिया था। दिव्या से उसकी ये बेरुखी, ये इग्नोर करना, उसकी आंखों की नफरत, उसकी खामोशी सहन नहीं हो रही थी। मगर इसके बावजूद वह उससे मोहब्बत करती थी। अपने काम से काम रखो, डोंट डिस्टर्ब मी, कहकर वह बेड पर लेट गया। वह जो उसकी वजह से काउच पर सो रही थी, इतने दिनों से आज उसके करीब आकर बैठ गई। क्षितिज एकदम उठा था और बेड से उतरने लगा, मगर दिव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? तुम सो जाओ, यहाँ मैं जा रहा हूँ, उसने बिना पलटे कहा। क्यों? मेरे पास रहने से डर लगता है? कहीं खुद से काबू ना खो दो और मेरे करीब ना आ जाओ। प्यार न कर बैठो मुझसे, दिव्या मदहोश लहजे में बोली। शट अप, मुझसे फालतू बकवास करने की कोशिश भी मत करना। क्षितिज ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बेड से हटकर काउच पर आ गया। लेकिन आज दिव्या उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वह उसके करीब आ गई और काउच के पास नीचे बैठकर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। ये क्या हरकत है? क्या परेशानी है तुम्हें? दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, क्षितिज धीमे लेकिन गुर्राते हुए बोला। परेशानी ही तो है, मेरा पति आज तक मेरे पास नहीं आया, वह उस पर झुकते हुए बोली। उसने उसे पुश करके खुद से दूर कर दिया। वह जो उसके लिए तैयार नहीं थी, फर्श पर गिर गई और सर तेजी से नीचे लगा। वह सर थाम कर बैठ गई। लम्हे भर के लिए वह अफसोस से भर उठा, मगर अगले ही पल उस पर नफरत हावी हो गई। उसे देखा तो वह खुली सी नाइटी पहने हुए थी, जो काफ़ी रिवीलिंग थी। अगले ही पल झिझक कर उसने नजरें फेर ली। ये ऐसी चीप हरकतें करना छोड़ दोगी तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। कपड़े देखो अपने, तुम्हें छुपा कम रहे हैं और नुमाया ज़्यादा कर रहे हैं, उसने सख्ती से कहा। छुपाना क्यों है? इस कमरे में बस हम दोनों हैं और हमारे बीच कैसा पर्दा? वह एक बार फिर उसके करीब आ गई। तुम आखिर चाहती क्या हो? इतनी गंदी हरकतें करके भी जी नहीं भरा तुम्हारा? मुझसे मेरा सब कुछ तो छीन लिया है तुमने। मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत, मेरी मुस्कुराहट, हंसी, धड़कन, सब कुछ। अब और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें लगता है ऐसे मुझे सेड्यूस करके मुझे हासिल कर लोगी? तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। अगर कभी मेरे करीब जिस्मानी तौर पर हो भी गई तो भी मेरे प्यार से दूर ही रहोगी। वैसे इतनी गिरी हुई नहीं समझा था मैंने तुम्हें अब तक, मगर अब मेरी नफ़रत और भी बढ़ रही है तुम्हारे लिए। अफसोस है मुझे कि तुम कभी मेरी दोस्त थी। उसकी सुर्ख आंखों में नफ़रत बेहद साफ थी। चलो मुझसे इश्क ना सही, नफ़रत ही इतनी बेइंतहा है कि तुमने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने जान से प्यारे माँ बाप को भी। मेरी नफ़रत उन सब की मोहब्बत पर भारी है। वह मुस्कुराई और पलटकर चादर लेकर बेड पर लेट गई। सच ही तो कह रही है वह। उससे नफ़रत के चक्कर में वह मॉम डैड तक को भुला बैठा था। उनके साथ नाश्ता किए बिना वह कभी जाता तक नहीं था और अब वह उनसे बात तक नहीं कर रहा था। जो भी हुआ था उसमें उनका तो कोई कसूर ही नहीं था। दिव्या ने साजिश ही ऐसी की थी कि वह खुद भी समझ नहीं पाया था। वह उसकी वजह से अपनों को दुख नहीं देगा, उसने सोचते हुए आंखें बंद कर ली। दिव्या ने भीगी पलकें उठाकर उसे देखा और फीकी सी मुस्कुराहट होंठों पर आ गई। वह काउच पर ठीक से नहीं लेट पा रहा था। उसकी हालत पर उसका दिल तड़प सा गया। कितने दिन हो गए थे इसके गालों में पड़ने वाले डिंपल मिस कर रही थी वो। उसकी हंसी खो गई थी। उसकी आंखें एक बार फिर भर आई। वह करवट लेकर मुंह फेर कर लेट गई, मगर दिल, वह तो उसके संग बीते पलों को याद कर रहा था। बचपन से साथ था क्षितिज का और उसका।
पल पल का साथ, हर लम्हे का साथ। उसे हमेशा से उसी की कंपनी भाई थी। ऐसा नहीं था कि उसकी फ्रेंड्स नहीं थी, मगर जो दोस्ती क्षितिज से थी वो किसी और से कभी नहीं हो सकी। उसका बचपन उसके साथ कबड्डी, कंचे, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन खेलते हुए बीता था। और ये दोस्ती बचपन से बढ़ते हुए जवानी की दहलीज तक आने लगी। मगर प्योर दोस्ती थी, दोनों के दिल साफ थे और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, हंसते खेलते उनके दिन बीत रहे थे। उसकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। बाबा ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था उसे। हर बात मानते थे उसकी, कभी कोई रोक टोक नहीं की। बाप से ज़्यादा दोस्त बनकर रहे और उसने भी हर बात बाबा से शेयर की। बस उसे कभी बाल नहीं काटने दिए बाबा ने, कि उसकी माँ की याद दिलाते थे उसके बाल उन्हें। खैर, उनकी दोस्ती ऐसी ही रहती अगर उसकी सहेलियाँ उसे इस राह तक ना भेजती, या शायद दोस्ती से प्यार तक का ये सफ़र और लंबा होता। क्षितिज, तेरा बॉयफ्रेंड है ना? रेखा ने उससे पूछा। क्या पागल हो गई है क्या? वो मेरा फ्रेंड है बस, दिव्या ने तेज आवाज में कहा। बेवकूफ़ क्यों बना रही है? हमें सब पता है। क्या पता है? हाँ, मुझसे ही सुनना चाहती है तो सुन। तू उसके साथ सबसे ज़्यादा रहती है, उसी के साथ खेलती है, उसी से पढ़ती है, उसके जैसे कपड़े पहनती है, उसके जैसे काम करती है। सुबह होते ही उसके घर भाग जाती है, शाम को उसे देखे बिना चैन नहीं आता। तो बता, क्या है ये? ऐसे कोई फ्रेंड होते हैं? अब फ्रेंड तो हम भी हैं तेरे, मगर हमारे साथ तो ऐसी नहीं है तू। मान भी ले, बीएफ है तेरा वो। रेखा हंसते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं है, दिव्या ने कहा, मगर इस बार आवाज़ में पहले वाली तेज़ी नहीं थी। उसकी बातों ने उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। वह पूरे दिन अजीब खोई खोई सी रही। फिर शाम होते होते बेचैनी बढ़ गई और वह फिर क्षितिज के पास जा पहुंची। क्षितिज उस वक्त जय के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। वह वहीं बैठकर उसे देखने लगी। उसके साफ चेहरे पर पसीने की बूंदें झलझला आई थी। बाल बार बार माथे पर आ जा रहे थे। ब्लैक ट्राउज़र और ब्लू टी शर्ट में वह बहुत स्मार्ट लग रहा था। तभी जय की किसी बात पर वह हंसा और उसके गालों में पड़ने वाले डिंपल उसका दिल धड़का गए। पहली बार एहसास हुआ था कि कोई लड़का इतना हैंडसम भी लग सकता है। और वो दिल की धड़कन से घबराकर खड़ी हो गई और भागते हुए घर आ गई। और उस दिन से दिव्या का क्षितिज को देखने का नज़रिया बदल गया। अब वह हर वक्त उसे अपनी नज़रों में रखने लगी। उसने कभी उससे इजहार नहीं किया था, मगर वह उस पर अपना हक समझती थी। उसके साथ रहने के लिए उसने सब कुछ किया। वह सुबह जॉगिंग करता था, उसने भी जॉगिंग शुरू कर दी। वह जिम गया तो उसने भी जाना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट्स उसने सीखा तो वह भी पीछे नहीं हटी। शूटिंग भी दिव्या ने उसके साथ ही सीखी। मगर जब क्षितिज ने आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी की तैयारी कर एग्ज़ाम दिया तो वह ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं थी। आखिर वह उससे बड़ा तो था, आगे भी था, और इस तरह वह उससे जुदा हो गया। ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग भी दूसरी जगह हुई। इस बीच क्षितिज से फ़ोन पर कांटेक्ट रहा, मगर क्षितिज को महसूस करने के लिए, उसकी खुशबू अपने वजूद में भरने के लिए दिव्या बादस्तूर उसके घर जाती रही। उसके कमरे को उसके ना होते हुए भी संवारती रही। यूं भी उसकी मॉम को वह माँ ही कहती थी, और ना सिर्फ कहती थी बल्कि उतना ही प्यार भी करती थी। अपने बाबा और उसके बाद माँ पापा ही उसके अपने थे। वह उनके साथ बैठती, बात करती, बाहर के कई काम उसने अपने जिम्मे ले लिए थे। माँ के साथ क्षितिज की पसंद की डिशेज भी बनाना सीख ली थी उसने। क्षितिज के साथ और लगाव की ऐसी आदत थी कि जब वह फ़ोन करता और कहता कि उसके वहाँ होते उसे मॉम डैड की फिक्र नहीं होती, तो दिव्या बच्चों की तरह खुश हो जाती। उसकी पसंद के अनुसार उसने जॉगिंग, जिम, मार्शल आर्ट प्रैक्टिस घर पर करना नहीं छोड़ा था। बस दिव्या क्षितिज के लिए परफेक्ट बनना चाहती थी। क्षितिज को अपनों को अपना बना लिया था दिव्या ने, और माँ पापा के दिल में भी दिव्या को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी। भाई साहब, अब आप अपनी दिव्या हमें सौंप दीजिए, हम उसे अपने घर का उजाला बनाना चाहते हैं। जब ये बात माँ ने दिव्या के बाबा से कही तो ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया। बाबा को भला क्या एतराज़ हो सकता था, मगर उसका इंतज़ार अभी लंबा था। 4 साल बाद क्षितिज एसीपी की पोस्ट पर अपने शहर आया, और अब जाकर दिव्या की आंखों की प्यास बुझी।
आने के बाद क्षितिज की आंखों में दिव्या के लिए तारीफ थी, दोस्ती थी, इज्जत थी, मगर प्यार। प्यार ही एक ऐसा जज्बा था जो दिव्या लाखों कोशिशों के बाद भी ढूंढ नहीं पाई थी। मगर दिव्या को इससे उतना फर्क नहीं पड़ा। दिव्या का मानना था कि उसकी मोहब्बत उन दोनों के लिए काफ़ी है। उसकी हर ज़रूरत का जवाब वह बन जाना चाहती थी, और वह इसमें बहुत हद तक कामयाब भी रही। क्षितिज आज नहीं तो कल उससे प्यार करने लगेगा। बस यही एक उम्मीद थी, यही तमन्ना थी, यही आरजू थी। और ये उम्मीद, ये तमन्ना, ये ख्वाहिश, आरजू पूरी भी हो जाती अगर क्षितिज की ज़िंदगी में कोई और ना आ गई होती। और बस यहीं से हालात ने दूसरा मोड़ ले लिया। क्षितिज की ज़िंदगी में किसी और के होने का पता उसे तब चला जब राजनगर आने के 3 महीने बाद दिव्या अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गई। मूवी ख़त्म होकर जब वह निकली तो उसे क्षितिज की एक झलक दिखाई दी। तुम लोग चलो, मैं एक काम करके अभी आती हूँ, कहकर दिव्या उनके कुछ कहने से पहले ही भीड़ में रास्ता बनाती हुई उसकी तरफ दौड़ गई। वह तेजी से उस तक जा पहुंची। क्षितिज, तुम यहाँ कैसे? दिव्या, तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्षितिज ने उल्टा उसी से पूछा। फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने आई थी। ये कौन है? दिव्या ने पास खड़ी लड़की को देखकर पूछा। पल भर के लिए क्षितिज चुप सा हो गया, मगर दूसरे ही पल संभल गया। मेरी फ्रेंड प्रिया से मिलो, हम यहाँ मूवी देखने ही आए थे। और प्रिया, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त दिव्या है। उसने दोनों को इंट्रोड्यूस कराया। उसने प्रिया से हाय हेलो किया, मगर उसके मन में कुछ खटक गया था। क्षितिज जल्दी ही दिव्या को बाय कर प्रिया को साथ लेकर चला गया। दिव्या के अंदर कुछ ऐसा हुआ था कि वह बुरी तरह से टूट गई। जब तक वह प्रिया के सामने रही थी, बस उसी का मुआयना किए गई। प्रिया एक मीडियम कद की गोरे रंग की खूबसूरत लड़की थी। उस पर प्रिया का रखरखाव गजब का था। उसने लाइट ब्राउन कलर की 1 फीट घुटनों से ज़रा नीचे तक की स्कर्ट पहनी थी, और मैचिंग कैमिसोल ने उसे एक खूबसूरत लुक दिया हुआ था। हाई हील्स पहने थी, बाल स्टेप में खूबसूरती से कटे हुए थे, कानों में ब्लैक ईयररिंग्स और बाएं हाथ में महंगी और नाजुक सी घड़ी, दाएं हाथ में ईयररिंग्स से मैच करता हुआ ब्रेसलेट और हल्का सा मेकअप। कुल मिलाकर वह काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही थी। उसके बोलने में भी क्लास थी। आज पहली बार घर वापस आने के बाद दिव्या आईने के सामने आ खड़ी हुई। हल्का दबता सा रंग, बिना किसी मेकअप के और भी संवलाया सा लग रहा था। लंबा कद और बेतरतीबी से लपेटे हुए बाल, ब्लू डेनिम पर ढीला सा ब्लैक कलर का टॉप पहने और सादे स्पोर्ट्स शूज पहने वह खुद को ही अजीब लग रही थी। फिर बड़ा क्षितिज को कैसे पसंद आती। अपना कंपैरिजन जितना प्रिया से कर रही थी, उतना ही खुद पर गुस्सा आ रहा था। अरे दिव्या, ये तुम हो? अच्छी लग रही हो। क्षितिज के होंठों पर ही नहीं, आंखों में भी तारीफ थी। 10 दिन में दिव्या ने अपना काया पलट कर दिया था। खूबसूरत स्टाइलिश सा कॉटन का ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन का सूट, उस पर ब्लैक कलर की कोटी जैकेट डाले हुए, कानों में ब्लैक ईयररिंग्स, बाएं हाथ में वॉच और पंजाबी जूती पहने हुए वह अपने लंबे कद के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। आंखों में काजल और होंठों पर लिप ग्लास लगा रखा था। उसका रूप निखर आया था। वह सुबह सुबह ही क्षितिज के यहाँ पहुँच गई थी। वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। क्षितिज के मुंह से अपनी तारीफ दिव्या को खुश कर गई थी। कहीं जा रही हो? क्षितिज ने पूछा तो दिव्या होश में आई। नहीं, फिलहाल तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन तुम चाहो तो मूवी देखने या लॉन्ग ड्राइव पर चल सकते हैं। बोलो, क्या कहते हो? दिव्या ने अपने खुले रेशमी बाल पीछे करते हुए कहा। तुम्हें कब से ये शौक होने लगे? क्या कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है? क्षितिज ने पहले हैरानी से और फिर हंसते हुए पूछा। तुम हो तो सही, और कोई क्यों चाहिए? दिव्या ने बड़े आराम से आंखों को क्षितिज पर जमाकर बोला। प्रिया को देखकर जो आग उसके अंदर भड़की थी, वह बस क्षितिज के एक जुमले से शांत हो जाती कि हाँ, वह उसका ही है। मगर क्षितिज ने जो जवाब दिया वह दिव्या को छील गया था। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड थोड़े ही हूँ। मेरे साथ चलने के सपने मत देखो। मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही जाऊँगा। क्षितिज हंसा। तो क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? दिव्या का दमकता चेहरा पल भर में बुझ गया। सिलीगल कहकर क्षितिज उसके सर पर हाथ मारकर बाहर निकल गया, और वह यूं ही खड़ी रह गई। इस पल उसका सर गर्म हो चुका था, आंखें जल रही थी। अब प्रिया उसकी दुश्मन बन चुकी थी, जिसने उसके दिल की धड़कन को छीन लिया था। जलन और ईर्ष्या की ऐसी आग लगी थी जिसमें उसका तन मन झुलस गया था। नहीं, वह उससे हार नहीं मानेगी।
क्षितिज उसका था, उसका है और उसका ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। जलन में झुलसता वजूद लिए वह माँ के पुकारने के बावजूद दौड़ती हुई अपने घर आ गई और कमरा बंद कर बेड पर गिर गई। अचानक से दिव्या अतीत से निकलकर प्रेजेंट में लौट आई थी। सामने काउच पर सोते हुए क्षितिज को देखकर उसके दिल में ऐसा हाल बरपा हुआ था कि वह अपलक उसे देखती रही। क्षितिज को पाना दिव्या का सिर्फ ख्वाब ही नहीं था, उसकी जिंदगी का मकसद था, उसकी आखिरी मंजिल थी। लेकिन वह इस मंजिल को हासिल करके भी खाली हाथ थी। अब क्षितिज का प्यार पाना ही दिव्या का मकसद बन चुका था। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती क्षितिज। प्यार तुमसे ही किया है और इस कदर किया है कि तुम्हारे बगैर सांसें रुकती है मेरी। अगर तुम मुझसे मिलने वहीं नहीं आए जहां हम मिला करते थे, तो वहां तुम्हें कल सुबह मेरी लाश मिलेगी। मैं आज शाम 5 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। प्रिया का यह मैसेज क्षितिज सुबह से कई बार पढ़ चुका था। प्रिया को क्षितिज भी बहुत चाहता था, मगर जब से दिव्या से रिश्ता जुड़ा था तब से क्षितिज ने हर पल उसे याद करने के बावजूद भी कभी उससे कांटेक्ट नहीं रखा था। दिव्या उसकी पत्नी होने के बाद भी वह जगह नहीं पा सकी थी जो प्रिया की थी, और आज ये मैसेज इस बात का सबूत था कि प्रिया भी उसे बेइंतहा चाहती थी। मगर वह जब से यहाँ पोस्टेड हुआ था ऐसे केस में उलझा हुआ था जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और जो क्लू और थोड़े बहुत सबूत उसके हाथ लगे थे उनके हिसाब से इसमें बड़ी हस्तियाँ शामिल थी। उसे कब किस वक्त कहाँ जाना पड़ जाए पता ही नहीं होता था। और 5 बजे प्रिया, सच तो ये था कि उसका दिल भी तड़प रहा था प्रिया से मिलने के लिए, और फिर उसने दिल की बात मान ली। यूं भी प्रिया उसके लिए सबसे प्रेशियस थी। प्रिया, क्षितिज की आवाज़ पर प्रिया पलटी तो वह उसे देखता ही रह गया। उसकी हल्की सुर्ख आंखें अभी भी नम थी, चेहरा बुझा बुझा सा था। क्षितिज को देखकर प्रिया भागकर उस तक आई और उससे लिपट गई। वह फ्रीज सा हो गया। उससे इस तरह सरेआम लिपटने की उम्मीद नहीं की थी उसने, वो भी इस शिद्दत से। मैं यहीं हूँ प्रिया, तुम्हारे पास, चलो यहाँ से चलते हैं। क्षितिज ने उसे धीरे से खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी साइड ले गया, जहाँ एक और उसे बैठाकर वह उसके सामने बैठ गया। उसकी इस हालत पर उसका दिल अफसोस से भर गया था। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मेरी गलती की सज़ा खुद को क्यों दे रही हो? तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मेरी खातिर खुद को बर्बाद मत करो प्लीज़। क्षितिज टूटे लहमे में बोला, मोहब्बत का दूसरा नाम बर्बादी ही तो है। मैं तुम्हें भुला नहीं सकती, कभी भी नहीं। प्रिया की आंखों में ज़माने भर का दर्द था। प्रिया, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, बल्कि मुझसे मिलने की वजह से तुम्हें बदनामी झेलनी पड़ सकती है। और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हें कोई भी कभी भी कुछ भी गलत बोले। तुम प्लीज़ कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर अपना घर बसा लो। क्या तुम्हारा घर बस गया है? तुम और वो, हैव यू स्लेप्ट विद हर? उसने फौरन ही तेज आवाज में पूछा। प्रिया, बोलो क्षितिज, क्या तुम उसके साथ? इज दिस क्वेश्चन रिलेवेंट? वह कलपते हुए बोला। हाँ, इसी सवाल के जवाब पर सब टिका है। प्लीज़ मुझे बताओ कि मेरे जीने की वजह अभी भी बाकी है या नहीं। प्रिया के आंसू गालों पर फैल गए। उसे रोते देख वह बेचैन सा हो गया। नो, नॉट येट, उसने कहा और बेबसी से आंखें बंद कर ली। क्षितिज, तुम मुझसे प्यार करते हैं और मैं तुमसे। हम दोनों बस एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। तुम उसे कुछ नहीं दे पाओगे कभी भी। इससे अच्छा ये है कि उसे डिवोर्स दे दो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने आखिरी धमाका कर डाला। क्या क्या कह रही हो तुम होश में नहीं हो प्रिया। मैं मानता हूँ कि मैंने मजबूरी में ये शादी की है, लेकिन इस शादी में सिर्फ मैं या दिव्या ही नहीं है, मेरे मॉम डैड, दिव्या के बाबा, हमारा मान सम्मान सब जुड़ा हुआ है। ये शादी ही इसलिए हुई थी कि दोनों परिवारों पर कोई उंगली ना उठा सके। और तुम कह रही हो कि ये मौका मैं अपने हाथों से सबकी थाली में परोस दूं। शादी कोई खेल नहीं है प्रिया, क्षितिज ने मुंह फेर कर कहा। शादी दो दिलों का मेल है क्षितिज, कोई इज्जत बचाने का जरिया नहीं। जब दिलों में ही इतने फासले हैं तो इस शादी का मतलब ही क्या है? तुम्हारी शादी को 1 महीना हो चुका है और तुमने अब तक उसे छुआ भी नहीं। क्यों? क्योंकि दिल नहीं मिले। हमारी शादी नहीं हुई मगर हमारे बीच सब नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हमारे दिल एक हैं, हमें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। और सच तो ये है कि इसके आगे भी अगर सब कुछ हो जाए, क्योंकि हम दोनों जुदा नहीं। लेकिन उस शादी में सब गलत है क्योंकि वो शादी शुरू से ही गलत हुई है।
तुम दोनों को इस शादी से दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं प्रिया, मैं ये नहीं कर सकता। तो ठीक है, मुझसे पहले की तरह मिलो, वैसे ही रहो मेरे साथ। मैं तुम्हारी जुदाई नहीं सह सकती। फ्यूचर फ्यूचर पर ही छोड़ते हैं। प्रिया, डोंट डू दिस। इस तरह की बातें और हरकतें मत करो। हगिंग और किसिंग हमारे बीच कभी ऐसे नॉर्मल नहीं हुई। उस दिन तुमने नशे में किस किया था, उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। और प्लीज़ होश में आओ। क्षितिज ने जबरदस्ती प्रिया को खुद से दूर किया। क्यों? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्यों मुझे खुद से दूर कर रहे हो? वह उसे कॉलर से पकड़ते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तभी कह रहा हूँ। मुझसे दूर होने की कोशिश करो, करीब आने की नहीं। तुम पर कोई उंगली उठाई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसने उसके हाथ खुद से अलग किए और तभी उसका मोबाइल बीप हुआ। मुझे जाना होगा प्रिया, इट्स अर्जेंट। तुम्हें टैक्सी स्टैंड तक ड्रॉप कर देता हूँ। वह उसे लेकर निकला। क्षितिज रुको, दिव्या ने कमरे से निकलते हुए क्षितिज को रोकते हुए कहा। वह आज भी प्रिया से मिलकर आया था और उसे बहुत समझाया भी था, लेकिन प्रिया के नासमझ रवैये से क्षितिज झुंझला कर आ गया था। अभी वह घर पर आया ही था कि उसके चाचा का बेटा जय आ गया और मॉम ने क्षितिज को आवाज़ लगाई। वह कपड़े बदले बिना ही बाहर जाने लगा। जब दिव्या ने उसे रोका, यूँ तो दिव्या उसे आजकल कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसका ध्यान बहुत रखती थी। उसके कपड़े, रुमाल, घड़ी, पर्स, मोबाइल, जूते, सॉक्स, सब कुछ उसे टाइम पर मिलता था। उसके खाने पीने, एक्सरसाइज से लेकर उसके सोने तक हर चीज़ रेडी रहती थी। यूँ लगता था जैसे दिव्या को उसके कामों के अलावा और कोई काम ही नहीं है। उसके अलावा सबसे हंसना, बोलना, बात करना सब कुछ था, मगर उसे वह डिस्टर्ब नहीं करती थी क्योंकि हमेशा उसके बोलते ही वह उसे कुछ ना कुछ इंसल्टिंग बोल देता था या कुछ ऐसा जिससे उसका दिल दुखता था। आज उसका इस तरह रोकना उसे ठिठका गया था। क्या है? क्षितिज उसकी तरफ पलटा था। दिव्या बिना कुछ बोले उसके करीब आई और उसकी वाइट शर्ट के बटन खोलने लगी। ये क्या कर रही हो? हटो। क्षितिज ने दिव्या का हाथ झटक दिया। ऐसे और किसी को झटका होता तो मुझे ये कहने की ज़रूरत ना पड़ती, दिव्या ने कहा और उसे आईने की तरफ मोड़कर कॉलर के पास इशारा किया और बाहर चली गई। क्षितिज ने देखा तो वहां प्रिया के ब्राउन लिपस्टिक लगे होंठ बेहद साफ थे। क्षितिज के जबड़े भिज गए थे। अंदर कहीं शर्मिंदगी ने सर उठाया। क्षितिज ने जल्दी से शर्ट उतारी और कपड़े चेंज कर बाहर आ गया। जय उसे देखते ही बहुत गर्मजोशी से उठा। दिव्या जो उसके सामने बैठी बात कर रही थी, क्षितिज को आते देख किचन में माँ के पास चली गई। साले, क्या जादू चलाया है तूने दिव्या? ओह सॉरी भाभी, पर कितना बदल गई है वो। मैं तो पहले ही कहता था प्यार करती है तुझसे। वैसे लाइफ पार्टनर कैसी है? दोस्त तो बहुत कमाल की थी, उसने दिव्या के जाने के बाद उससे कहा। अच्छी है। वह बस इतना ही कह पाया। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट क्षितिज? तू भी खोया खोया सा है और दिव्या भी बहुत बदल गई है। उसकी हंसी भी गायब है। जय को कुछ गड़बड़ लगने लगा था। हाँ, सब ठीक है, बस आजकल किसी केस में उलझा हुआ हूँ तो दिमाग वहीं रहता है। उसने बहाना बनाया और बातचीत का टॉपिक ही बदल दिया। जय कुछ दिनों के लिए आया था। यूँ तो वह बेंगलोर में रहता था और वहीं एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। यहाँ कंपनी का ही कुछ काम आया था। उसकी फैमिली यहीं रहती थी और जय, क्षितिज और दिव्या अक्सर साथ देखे जाते थे। दिव्या ने माँ के साथ मिलकर खाना लगा दिया। हल्की फुल्की बातचीत के दौरान खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला और सोने के लिए जाते जाते 1 बज चुका था। क्षितिज रूम में आ गया। इस दौरान उसने दिव्या से नज़रें चुराई हुई थी। दिल में कहीं ना कहीं खुद के गलत होने का एहसास पनप रहा था। दिव्या ने किचन साफ करने के बाद बची हुई सब्जी और दूध फ्रिज में रखा और लाइट्स ऑफ कर कमरे में आकर नाइट बल्ब ऑन करके बाकी की लाइट्स ऑफ कर काउच की तरफ बढ़ गई। उसने क्षितिज से कुछ नहीं पूछा था। कहाँ तो क्षितिज को यह लग रहा था कि दिव्या हंगामा करेगी और कहाँ वह बिल्कुल चुप थी। उसकी यह चुप्पी क्षितिज को चुप रही थी। दिव्या। क्षितिज की आवाज़ पर वह ठिठक कर रुक गई। ये शायद पहली बार था जब क्षितिज ने उसे पुकारा था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है दिव्या, क्षितिज ने कहा तो वह उसकी तरफ पलटी और अपनी गहरी काली आंखें उस पर जमा दी। क्षितिज ने बीते 3.5 महीने से शायद पहली बार उसे गौर से देखा था। डार्क ग्रीन कुर्ती और वाइट प्लाजो में वह अच्छी लग रही थी। लंबे बाल बन की शेप में बंधे हुए थे। मांग में भरे सिंदूर से वह बहुत खूबसूरत सा एहसास दे रही थी।
जब दिव्या ने उसे ऐसे चुपचाप खड़े खुद को निहारते देखा तो लम्हे भर के लिए दिल खूबसूरत एहसास से धड़का, मगर अगले ही पल वह प्रेजेंट में लौट आई और बाहर जाने के लिए पलट गई। दिव्या, क्षितिज ने बोलते हुए उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और दिव्या की कुर्ती का गला पीछे से उसके हाथ में आ गया और चढ़ की आवाज के साथ कुर्ती पीछे से कमर तक फट गई। दोनों ही पल भर के लिए फ्रीज हो गए थे। फिर वह जल्दी से पलटी और पीछे हटते हुए दीवार से जा लगी। चेहरे पर शर्म के रंग तेजी से बिखरे हुए थे, आंखें शर्म से झुक गई थी। सॉरी दिव्या, आई। वह बोलना चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। बाहर जाओ प्लीज। दिव्या नजरें झुकाए दीवार से लगी खड़ी थी। उसका शर्म से सुर्ख चेहरा बहुत दिलकश लग रहा था। चाहे दिव्या कितनी ही बोल्ड क्यों ना बनने की कोशिश करे, अंदर से तो वही टिपिकल इंडियन लड़की थी। उसकी नजरों के सामने कुछ पल पहले का सीन आ गया। दिव्या उसके सामने खड़ी थी, शर्म से सिमटी हुई, जिसे क्षितिज ने हमेशा ही लड़ते झगड़ते देखा था, गुस्से से सबको डांटते देखा था। आज उसका ये रूप बहुत खूबसूरत सा था। क्षितिज मदहोश सा दिव्या के पास आया। क्षितिज के दिव्या के पास आने के एहसास ने उसकी सांसों को उथल पुथल कर दिया। क्षितिज ने अपनी हथेलियों में दिव्या का चेहरा भर लिया। उसकी शर्म से झुकी नजरें उठी और क्षितिज की डार्क ब्राउन आंखों से उलझ गई। दिव्या ने जल्दी से उसे पीछे किया। क्षितिज प्लीज बाहर जाओ। दिव्या की आवाज ने उसे होश में ला दिया और वह तेजी से बाहर आ गया। उफ, ये क्या हो गया था मुझे? ऐसे कैसे बह सकता हूं मैं? प्रिया के नज़दीक होने पर मैंने हमेशा उसे दूर किया है, जबकि वह खुद मेरे आगोश में आना चाहती है। फिर दिव्या, उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी मैं बहक गया। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। क्षितिज ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फिराया। क्षितिज, अंदर आ जाओ, सो जाओ, कल ऑफिस भी जाना है, दिव्या ने धीरे से कहा। वह लाउंज से उठकर कमरे में आ गया। दीवू, आई एम सॉरी, अनजाने में वो तुम्हारे कपड़े, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इट्स ओके क्षितिज, उसने धीरे से कहा और काउच पर लेट गई। आज एक अरसे बाद क्षितिज ने उसे दीवू कहकर पुकारा था। दिव्या की नाराजगी पल भर में गायब हो गई। दीवू, मेरी लाइफ से प्रिया अभी तक नहीं गई है। मैं अक्सर उससे मिलता रहता हूँ, बट ट्रस्ट मी, उसके और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। वो शर्ट पर जो उसे लेकर कुछ गलत मत समझना। उसने बेड पर लेटे हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा। नाइट बल्ब की रोशनी में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आई ट्रस्ट यू, तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, कहकर वह पलटकर लेट गई। अगले दिन, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है क्षितिज? क्षितिज, आज फिर प्रिया के साथ समंदर किनारे था। मुझे तो तुम पूरी ही अच्छी लगती हो। तुम्हारा ये लंबा कद, छरहरा बदन, गहरी काली आंखें, लंबे बाल और शर्माता हुआ सुर्ख चेहरा हर पर मेरे जहन में हलचल मचाता है। वह अपनी रो में कहता चला गया। फिर जब क्षितिज ने प्रिया की तरफ देखा तो वह अजीब सी नज़रों से उसे घूर रही थी। दोस्तों, क्षितिज एक कश्मकश भरी जिंदगी जी रहा है। ना ही तो वह दिव्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर पा रहा है और ना ही प्रिया को छोड़ पा रहा है। तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है क्षितिज? क्षितिज, आज फिर प्रिया के साथ समंदर किनारे था। मुझे तो तुम पूरी ही अच्छी लगती हो। तुम्हारा ये लंबा कद, छरहरा बदन, गहरी काली आंखें, लंबे बाल और शर्माता हुआ सुर्ख चेहरा हर पल मेरे जहन में हलचल मचाता है। वह अपनी रो में कहता चला गया। फिर जब क्षितिज ने प्रिया की तरफ देखा तो वह अजीब सी नज़रों से उसे घूर रही थी। ना तो मैं लंबे कद की हूँ, ना मेरी आंखें काली और ना बाल लंबे हैं और ना ही मैं शर्माती हूँ। ये तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अपनी वाइफ को इमेजिन कर रहे हो? प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि कैसे दिव्या का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ गया था। प्रिया, मेरी बात सुनो। बात तुम सुनो क्षितिज, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे चाहने लगे हो या उसने अपनी अदाएं दिखाकर तुम्हें फंसा लिया है। प्रिया, अपनी हद में रहो। दिव्या ऐसी नहीं है, वह तेज अंदाज में बोला। लेकिन तुम तो बहुत जल्दी रंग बदलने वाले निकले क्षितिज। इतनी जल्दी मुझे मेरे प्यार को भूल गए क्षितिज। मेरा दिल दुखाया है तुमने। आज मेरी हद समझा रहे हो, कल मेरी औकात बताओगे। आज तुम्हें फैसला करना होगा, या तो तुम उसे तलाक देकर मुझसे शादी करोगे या फिर मैं इसी समंदर की लहरों में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। प्रिया रोते हुए बोली।
प्रिया प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं उसे तलाक नहीं दे सकता और ना ही तुमसे शादी कर सकता हूँ, प्लीज समझो। क्षितिज ने आंखों में नमी लिए उसे समझाने की कोशिश की, मगर आज प्रिया पर जैसे जुनून सा सवार था। फिर मैं जीकर क्या करूंगी? शादी तुम मुझसे कर नहीं सकते और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। तो मतलब तुम मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हो? प्रिया, क्षितिज का हाथ उठा तो जरूर, मगर नीचे नहीं आ पाया और वह फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई। ओह, तो अब नौबत यहां तक आ पहुंची है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, मारोगे मुझे? बुरी तरह रोते हुए वह उसे देखकर बोली। प्रिया प्लीज मेरी बात सुनो। अब सुनने कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। अब मुझे तुम्हारा फैसला सुनना है। मुझसे शादी या मेरी मौत। कल शाम 7 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। उसके बाद तुम मुझे कभी ब्लेम नहीं करोगे, मगर मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। वह कहकर रुकी नहीं बल्कि भागती हुई चली गई। क्षितिज देर रात कमरे में दबे पांव एंटर हुआ, जिससे कोई डिस्टर्ब ना हो, मगर दिव्या शायद उसी के इंतजार में जाग रही थी। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। यह कहते हुए दिव्या उठ गई। मेरा मन नहीं है, खाना मन से नहीं भूख की वजह से खाया जाता है। मैं लगा रही हूँ, फटाफट आ जाओ, कहकर वह कमरे से निकल गई। क्षितिज हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर आया तो वह खाना गर्म कर टेबल पर रख चुकी थी और पानी लेकर आ रही थी। खूबसूरत रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का पटियाला सूट पहने, बालों की चोटी बनाए हुए वह फब रही थी। उसने पानी का जग टेबल पर रखा और इसी के साथ क्षितिज की नजरें उसकी लटों से उलझ गई, जो बार बार उसके चेहरे को चूम रही थी। उसने जबरदस्ती उस पर से नजर हटाई और खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद उसने चाय बनाई और कमरे में ले आई। उसके सर में दर्द हो रहा था और इस वक्त चाय की तलब शिद्दत से हो रही थी। वह चाय पीकर लेट गया, मगर सर दर्द और भी बढ़ रहा था। कुछ मिनट दिव्या उसे हाथ से सर दबाते और करवट बदलते देखती रही, फिर उठ गई और उसके पास बेड पर आ गई। दिव्या के बेड पर आने के एहसास ने क्षितिज को जगा दिया और वह आंखें खोलकर उसे गुस्से से देखने लगा। मैं बस बाम लगाकर जा रही हूँ, इससे सर दर्द में आराम मिल जाएगा, उसने जैसे सफाई दी। मैं खुद लगा लूंगा, जाओ तुम। चुप रहो और आंखें बंद करके लेटे रहो। कुछ मांग नहीं रही हूं तुमसे और ना ही इस बेड पर कब्जा जमाने का कोई इरादा है मेरा। दिव्या का लहजा क्षितिज को तपा गया था। वह चुपचाप लेट गया। वह उसके माथे पर बाम लगाने लगी। एक सुकून सा अंदर तक उतरता चला गया और जाने का वह सो गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा तो वह सो चुका था। नजरें उसके चेहरे पर पड़ी तो फिर जमी की जमी रह गई। उसके चेहरे पर थकान और उदासी थी। कल तक तो वह बहुत ठीक था, हंस बोल रहा था। उसे लगा था कि वह वापस जिंदगी की तरफ लौट रहा है, मगर आज आज उसके चेहरे से ताजगी गायब थी। वह वहीं बैठे बैठे उसे निहारती रही, उसके चेहरे को आंखों में बसाती रही। नींद में भी उसे किसी की आंखें खुद पर गड़ी महसूस हो रही थी। अचानक से क्षितिज ने दिव्या को दोनों बाजुओं से पकड़कर बेड पर लिटा दिया और खुद उस पर झुक गया। दिव्या का तो दिल धक से रह गया, सांसें अटक सी गई। क्षितिज, वह मरी मरी सी आवाज में बोली, क्यों क्यों करती हो ऐसे? एक वाइफ की तरह क्यों मेरे काम करती हो? क्यों मुझे समझती हो? क्यों? वह उसे देखते हुए सख्ती से पूछ रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में प्रिया की बातें ही चल रही थी। आखिर गलती ही क्या थी प्रिया की? कुछ भी तो गलत नहीं किया था उसने। जुर्म तो उस पर हुआ था, उसका प्यार उससे छीन लिया गया था और ये सब करने वाली उसके सामने थी। और अब वह उसको उसी से छीनने चली थी। नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूं। दिव्या ने बिना डरे क्षितिज की आंखों में आंखें डालकर कहा। वाइफ हो? हूं, बोलो। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। हाँ हूं। उसकी आंखों में ना तो पछतावा था और ना ही अफसोस। वह उस पर झुकने लगा। ये क्या क्या कर रहे हो तुम? उसने जल्दी से पलकें झपकी। पति होने का हक वसूल रहा हूं, तुम पत्नी होने का फर्ज पूरा करो। क्षितिज की आवाज में नफरत थी। दिव्या ने उसे पीछे धकेलने की और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उससे आजाद नहीं हो पाई। पहली बार उसकी आंखों में खौफ उभरा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वह उसके बेहद करीब था, मगर तुम जैसी घटिया लड़की के मुंह नहीं लगना चाहता। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसे छोड़ वह हट गया। प्रिया के ही मुंह लगना चाहते हो ना? वो कौन है, क्या है, कैसी है? कभी पता किया है तुमने? दिव्या कहते हुए खड़ी हो गई। प्रिया का नाम भी मत लो अपनी गंदी जुबान से। वह तुम जैसी नहीं है, तुम्हारी तरह गलत तरीके नहीं अपनाती वह।
किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करती, अपनी और दूसरों की इज्जत का तमाशा बनाना नहीं आता उसे। तुमने मेरी और प्रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी है दिव्या। वो घटिया हरकत करके तुमने अपनी इज्जत को तार तार किया ही था, साथ में मेरी और प्रिया की जिंदगी में भी अंगारे भर दिए। वरना आज आज इस कमरे में दो अजनबी ना रह रहे होते, बल्कि दो प्यार भरे दिल एक साथ धड़कते। खुशियों का राज होता, सन्नाटों का नहीं। मगर तुमने सब खत्म कर दिया, और उस पर तुम्हारे बाबा। उनका भी हार्ट अटैक का ड्रामा तभी होना था। सबने मिलकर मुझे और प्रिया को अलग कर दिया। क्षितिज तेज में बोल रहा था और दिव्या का चेहरा लाल हो गया। उसके जबड़े भिज गए थे। अंदर से उमड़ते सैलाब को रोकने के लिए उसने आंखें बंद कर खुद को संभाला। तो अब क्या चाहते हो तुम? जो हो चुका है उसे बदलना मेरे हाथ में नहीं है, मगर अब जो तुम चाहते हो शायद उसमें किसी हद तक मैं कुछ कर पाऊं। दिव्या ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा। छुटकारा छुटकारा चाहता हूं मैं तुमसे। तलाक चाहिए मुझे, डिवोर्स, ताकि मैं अपनी जिंदगी प्रिया के साथ नए तरीके से शुरू कर सकूं और तुम्हारी शक्ल देखने से मुझे छुटकारा मिले। दिव्या तंज से मुस्कुराई और उसकी तरफ देखा। ठीक है, मैं तैयार हूं। बस अभी बाबा को मत बताना, मैं खुद उन्हें बता दूंगी। कहीं उनका हार्ट अटैक का ड्रामा फिर से शुरू ना हो जाए। कहते कहते उसके चेहरे पर तकलीफ और अफसोस बहुत साफ था। कहकर वह रुकी नहीं, बल्कि कमरे से बाहर चली गई। वह बाहर लॉन में आ गई। दिल भर भर कर आ रहा था। गले में आंसुओं का गोला सा अटका हुआ था। क्षितिज के सामने रोना उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। क्या हक था उसे बाबा के लिए ऐसे बकवास करने का? जो भी हुआ उसमें बाबा का तो कोई दोष नहीं था। फिर उन्हें क्यों कहा उसने? वह बेंच पर बैठ गई और तमाम जज्बातों पर बंधा बांध एकदम से टूट गया। गरम गरम आंसू निकलकर उसके गालों को भिगोते चले गए। वह चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, अपने अंदर की तमाम भड़ास निकाल देना चाहती थी, मगर इस वक्त दुपट्टे को मुंह में ठूसे बेसाख्ता निकलती चीखों का गला घोंट रही थी। माना कि गलती थी उसकी, लेकिन क्या इतनी बड़ी थी कि हर पर मरती रहे वह? और अपने ऊपर किया हर सितम तो वह हंसकर या खामोशी से या जवाब देकर सह रही थी। मगर बाबा, उनके लिए क्षितिज के मुंह से निकले शब्द उसे खंजर की तरह भेद गए थे। क्यों उस दिन ऐसा किया था दिव्या ने? रोते रोते वह अतीत में डूब गई थी। 4 महीने पहले। यार, वो मुझे नहीं चाहता, उसकी जिंदगी में कोई और है। दिव्या ने रेखा और राजन से कहा। राजन रेखा का बॉयफ्रेंड था और उनका रिश्ता भी पक्का हो चुका था। जल्दी ही उनकी सगाई होने वाली थी, क्योंकि दिव्या की उन दोनों के साथ बहुत अच्छी बनती थी। वह उन्हें क्षितिज के बारे में बता रही थी कि वो लोग जानते थे पिछले 4 साल का दिव्या का इंतजार और बरसों का प्यार था। हर पल हर लम्हा उसके ना होते हुए भी उसके जिक्र में बिताना, उसकी याद में बिताना। उसने कहा, और तूने मान लिया है? रेखा ने पूछा। उसने तो फ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस कराया था, मगर वो लड़की, वो सिर्फ दोस्त नहीं थी यार। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर फिर मैंने सोचा क्षितिज भी तो उसे चाहता होगा। दिव्या मायूस थी। ज्यादा दिमाग मत लगाया कर अपना। अच्छा ये बता, तूने उसे बताया कि तू उसे प्यार करती है? राजन ने पूछा। नहीं। अब क्या बताना? दिव्या के चेहरे पर उदासी छाई थी। सुन, तू उसे बता दे कि तू उसे बहुत प्यार करती है। हो सकता है कि ये तेरा वहम हो और वह भी तुझसे ना कह पा रहा हो, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तू बस उसे आई लव यू बोल दे, रेखा ने दिव्या से कहा। कैसे बोलूं? उसके सामने बोला ही नहीं जाता ये सब। बाकी कुछ भी करवा लो, मगर उसे आई लव यू ना बाबा, हिम्मत ही नहीं होती। दिव्या ने बेचारगी से कहा। हाँ, अभी किसी का सर फोड़ना होता तो मैडम दौड़ के जाती और एक आई लव यू नहीं बोल सकती। रेखा ने तंज मारा। सुन, एक आइडिया है, तू 2 पेग लगा ले, फिर सारा डर गायब। राजन ने हंसकर कहा। हाँ ये ठीक है। थोड़ी देर सोचकर बोली। फिर 2 दिन बाद राजन और रेखा के साथ दिव्या शाम को क्षितिज के पीछे पीछे एक क्लब में जा पहुंची और फिर वह उसके पास जा पहुंची। क्षितिज उसे देखकर चौंक गया था और उसे धीरे से डपट कर जाने को कहा, मगर वह ढिठाई से वहीं खड़ी हो गई। क्षितिज के लिए आई ड्रिंक दिव्या एक के बाद एक 2 पी गई। उसने पहले कभी नहीं पी थी और पहली बार पी तो बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। तुम जाओ यहां से अभी। क्षितिज बुरी तरह गुस्से में था। इस वक्त वह सादे कपड़ों में वहां था। जाहिर था कि किसी पर्पज की वजह से,
मगर दिव्या तो बस उससे इजहार करना चाहती थी, तो ये सब नहीं सोच पा रही थी। रेखा और राजन उन दोनों को साथ देख वहां से खिसक गए थे। वह नाराज होकर उसके पास से हट गई और डांस फ्लोर पर चली गई। उसके नशे में होने का फायदा उठाकर दो लड़के उसके आसपास मंडराने लगे और यहाँ वहाँ हाथ लगा रहे थे। तभी वहाँ अचानक एक फायर हुआ और भगदड़ मच गई। वह भी भीड़ के साथ लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। फायरिंग काफी बढ़ गई थी। इससे पहले कि वह ज्यादा कुछ कर या समझ पाती, उन दोनों लड़कों ने उसे पकड़ लिया और खींचते हुए ले जाने लगे। वह नशे में जरूर थी, मगर उनके इरादे ना समझ सके इतनी भी मदहोश नहीं थी। उनसे छूटने की कोशिश भरपूर की उसने, मगर नशे में होने की वजह से वह उनसे पार न पा सकी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने गंदे मंसूबों में कामयाब होते, क्षितिज ने उसे ढूंढ लिया और उसके हाथ में थमे रिवॉल्वर के एक फायर से ही वो दोनों भागते नजर आए। इन सब में उसके कपड़े बाजू पर से और गले से फट गए थे। क्षितिज ने उसे अपनी शर्ट पहनाई और अपनी गाड़ी में ले आया। क्या हो गया है तुम्हें दीवू, ये शराब क्यों पी तुमने? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्षितिज के अंदाज और लहजे में दिव्या के लिए फिक्र थी। मैंने क्षितिज इसलिए पी कि तुम्हें बोल सकूं क्या आई लव यू। बोलते बोलते वह बेहोश हो चुकी थी। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वह और क्षितिज उसकी कार में एक दूसरे की बाहों में थे और कुछ मीडिया के लोग फोटो क्लिक कर रहे थे। क्षितिज भी तभी उठा था और ये सब देखकर उसका दिमाग घूम गया। एसीपी सर, ये आपकी कौन है? आपकी शादी तो हुई नहीं है, एक ने सवाल किया। तो क्या ये आपकी लवर है जिसके साथ आप कार में ही सो गए? दूसरे की आवाज आई। या ये उसी क्लब की कोई कॉल गर्ल है जहां कल रात आपने छापा मारा था? किसी ने सवाल किया। तो आपको लड़कियों का भी शौक है? मैडम, आपने क्या रेट लिया है नाइट का? या आपको बचाने की एवज में आप इनके साथ सोई हैं? एक से एक बेहुदा घटिया सवालात की बौछार उन पर हो रही थी। दिव्या की तो आवाज ही गुम हो गई थी। कुछ भी बोलने से पहले वह बाजारू बना दी गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और दिल पर छुरियां चल रही थी। यूं लग रहा था जैसे उसका दिल फट जाएगा। क्षितिज बड़ी मुश्किल से उसे लेकर कार से निकल कर आया। दिव्या बस सर झुकाए उसके साथ घिसट रही थी। उसकी नासमझी ने उसे ये कैसा वक्त दिखाया था। क्षितिज एक टैक्सी रुकवाकर उसमें उसे लेकर आया। कॉलोनी वालों की नजरें उन दोनों पर जमी हुई थी। ये खबर हर न्यूज चैनल पर आ रही थी और बेहद गंदे अंदाज में इसे पेश किया जा रहा था। लो भाई, आ गए दोनों। धीरे बोलो भाभी, पुलिस वाला है। पुलिस वाला है तो क्या बहन बेटियों की इज्जत उतरने देंगे? सोने भेज देंगे इसके साथ? रही सही कसर पहनी हुई क्षितिज की शर्ट ने पूरी कर दी थी। अरे वो तो मर्द है, इसे क्यों ना लाज आई। देख तो उसकी कमीज पहने हुए अपने कपड़े क्या फाड़ दिए। उसी ने फाड़े होंगे। हर तरफ से उछलते ये जुमले उसका दिल चीर रहे थे। दिव्या को मालूम था कि ये सारी गलती उसकी अपनी है। क्या जरूरत थी राजन के मजाक को सीरियसली लेकर शराब पीने की? इसीलिए तो नशा बुरा कहा जाता है। अगर उसने ना पी होती तो ये सब ना होता। उन जैसे 4-5 लड़कों पर तो वह अकेली ही भारी थी, मगर नशे ने उसे कमजोर बना दिया था। अगर नशे में ना होती। मगर अब ये सब सोचने का वक्त निकल चुका था। घर पहुंची तो बाबा नहीं थे। पता चला उन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जल्दी से कपड़े चेंज कर क्षितिज के साथ दिव्या वहां पहुंची तो पता चला बाबा को माइनर हार्ट अटैक आया था। क्षितिज के माँ पापा भी वहीं पर थे। शर्मिंदगी का एहसास कचोके लगा रहा था। किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रही थी वह, और वहीं उनकी किस्मत का फैसला हो गया। मेरा क्षितिज हाथ थामेगा दिव्या का। पापा का यह जुमला क्षितिज को बेचैन कर गया। जाने फिर अकेले में माँ पापा ने क्षितिज को क्या कहा कि घर लौटने से पहले उसकी मांग में क्षितिज के नाम का सिंदूर था। लेकिन इम्तिहान इतने पर ही खत्म नहीं हुए थे दिव्या के। उसका मोबाइल गाड़ी में रह गया था और क्षितिज उन लोगों को घर छोड़कर गाड़ी लेकर निकल गया। क्या कमाल कर दिया मेरी जान तूने। हमने तो बस लव स्टोरी शुरू होने का ही सोचा था, तूने तो शादी ही कर डाली। और ये बदनामी भूल जा, कल सब भूल जाएंगे। अब वो प्रिया क्षितिज से हमेशा के लिए दूर हो गई है। जस्ट इंजॉय मेरी जान। और रेखा के किए मैसेज ने दिव्या की बची कुची उम्मीद को भी सुहा कर डाला। वह हर दिन की तरह 5:30 बजे उठ गया था। नजरें काउच पर गई, मगर वह खाली था।
वह उठकर बाथरूम गया, फिर लॉन्च में गया। मगर दिव्या ना तो लॉन्च में थी और ना ही किचन में। वह तो शायद रात भर कमरे में आई ही नहीं। वह जल्दी से बाहर आया तो देखा इतनी ठंड में वह सिकड़ी हुई बेंच पर बैठी है और सोते हुए सर पीछे लुढ़क गया है। उसके गालों पर सूखे आंसुओं के निशान बने हुए थे। वह शायद रोते रोते यहीं सो गई थी। उसे एहसास हो रहा था कि वह बहुत गलत बोल गया था। बचपन से जानता है, उसे अच्छी तरह पता है कि वह घटिया नहीं है, मगर कल रात जो अल्फाज क्षितिज ने दिव्या के लिए इस्तेमाल किए थे वो उसे अब कचोटने लगे थे। क्षितिज ने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा था, मगर आज उसकी वजह से वह इस हाल में थी। तभी उसकी नींद खुली और एक नज़र उस पर डालकर वह चुपचाप अंदर चली गई और वह बस गहरी सांस लेकर रह गया। उसके वर्कआउट के दौरान उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। आज भी उसकी हर चीज़ तैयार थी। घुले हुए साफ आयरन किए हुए कपड़े, पॉलिश किए शूज, सॉक्स, रुमाल, घड़ी, पर्स, सब कुछ अपनी जगह था। उसके टेबल पर आने से पहले नाश्ता भी रेडी था। हर रोज की तरह वह उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। तुम लायर से आज मिल लेना, फिर जब भी वह पेपर रेडी कर देंगे हम डिवोर्स फाइल कर देंगे। बता देना जब चलना होगा, दिव्या ने कहा और झुकी नजरें और सुर्ख चेहरे के साथ पलट गई और क्षितिज उसे देखता रह गया। माँ, बहुत दिन हो गए हैं बाबा से मिले हुए। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आप कहें तो मैं कुछ दिनों के लिए बाबा के पास चली जाऊं? दिव्या ने माँ से पूछा। दिल बार बार भरकर आ रहा था, रोना आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और कल से बाबा की याद बुरी तरह से सता रही थी। जब अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी उनके गले लगकर भुला देती थी वह। हाँ बेटा, चली जाना, नाश्ता कर लो, फिर मैं और तुम्हारे पापा भी चलेंगे तुम्हारे साथ भाई साहब को देखने। तुम वहीं रुक जाना, उन्होंने प्यार से कहा। दिव्या उनकी इसी मोहब्बत से तो मजबूर हो जाती थी। नाश्ता बस नाम के लिए ही किया उसने। बेटा, बैग कहाँ है तुम्हारा? माँ ने पूछा। माँ, वहाँ पहले से है सब कुछ, कुछ ज़रूरत होगी तो मैं ले जाऊंगी, पास में ही तो है, कहकर वह उनके साथ बाहर आ गई। बाबा कमज़ोर से लग रहे थे। यूं तो वह उन्हें सब बात बता देना चाहती थी, मगर उनकी हालत देखकर उसने अभी ना बताना ही ठीक समझा। माँ पापा कुछ देर बैठकर चले गए। राजू, जिसे उसने बाबा की देखभाल के लिए रखा था, उससे टैक्सी लाने का बोलकर वह बाबा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलने लगी। बेटा, क्षितिज के साथ तू खुश है ना? उन्होंने अचानक ही दिव्या से सवाल किया। वह चौंक गई, फिर होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर उन्हें अपनी और क्षितिज की खुशनुमा जिंदगी का यकीन दिलाने लगी। हाँ बाबा, बहुत खुश हूँ। क्षितिज बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। अब चलिए, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लगता है राजू ध्यान नहीं रखता आपका। उसने बात पलटी। बेटा, अब तो तेरी माँ से मिलने का समय हो गया है, बस तू खुश है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। क्या बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आप बहुत जिएंगे। वह उनसे बातें करते हुए उनका चेकअप कराने ले गई। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उनकी कंडीशन सही नहीं बताई। हालत ठीक नहीं थी। वह और भी बुरी तरह परेशान हो गई। घर आकर उसने उनकी डाइट, दवाई, टहलना, हर शेड्यूल अपने हाथों में ले लिया। बाबा एक हफ्ते में ही बहुत सही लग रहे थे उसे। एक हफ्ता पहले जब मिलकर गई थी तो बिल्कुल डाउन थे, मगर वह उन्हें नहीं खो सकती थी। दिव्या, पानी देना। रूम में आकर उसने कबर्ड से कपड़े निकालते हुए पानी मांगा, मगर थोड़ी देर तक भी ना तो कोई जवाब आया और ना ही पानी। वह समझ गया था कि वह बहुत नाराज है। जलती हुई आंखों को मूंदकर वह बैठ गया, फिर साइड में रखा पानी पिया और फ्रेश होकर किचन की तरफ बढ़ गया। आज उसकी नाराजगी से उसे फर्क पड़ रहा था। वह कहीं भी नहीं थी। बेटा, खाना गर्म कर देती हूँ, तुम 2 मिनट बैठो, मॉम किचन से आते हुए बोली। रात के 11 बज रहे थे। वह चौंक गया। शादी के बाद से आज तक कभी मॉम उसके होते हुए रात में उसके लिए इंतज़ार करती नहीं मिली थी। नहीं मॉम, मैंने बाहर ही खा लिया था। दीवू कहाँ है? उसने पूछा। वो अपने बाबा के पास गई है, कह रही थी बहुत दिन हो गए तो कुछ दिनों के लिए रह आती हूँ। तेरे लिए चाय बनाऊं? उन्होंने बताते हुए पूछा। नहीं मोम, मैं सोने जा रहा हूँ। वह रूम में आ गया था। सारा कमरा सूना सूना लग रहा था। आज दिव्या के वजूद की गर्माहट, उसकी चूड़ियों की खनखनाहट, उसकी सांसों की खुशबू,
सब मिस कर रहा था वह। उसके होने का एहसास भी अजीब था। जब होती थी तो कड़वाहट से भर जाता था, और आज जब नहीं थी तो सब फीका फीका सा था। कल अनजाने में कहीं उसकी बातों ने उसे सोचने का एक नया ढंग दिया था, और उसके दिमाग पर पड़े जाले हटने से लगे थे। प्रिया को उसने बता दिया था कि वह बहुत जल्द डिवोर्स लेकर उससे शादी कर लेगा, और वह खुश हो गई थी। मगर वह खुद ना खुश हो पा रहा था, ना संतुष्ट। दिव्या के चेहरे का दर्द और अफसोस उसे बेसुकून कर रहा था। वह खड़ा हो गया और ड्रेसिंग पर रखे उसके सामान देखने लगा। उसका सिंदूरदान, उसकी बिंदी सब वहीं थी, बस वह नहीं थी। अलमारी खोली तो उसके कपड़े सामने थे, सब कुछ था, बस वह नहीं थी। अपने दिल की हालत वह समझ नहीं पा रहा था। आज प्रिया के साथ होते हुए भी वह उससे जैसे कोसों दूर खड़ा था। क्या दिव्या उस पर, उसके जज्बातों पर हावी हो चुकी थी? सोचते हुए वह आंखें बंद करके लेट गया। क्षितिज, तुमसे बहुत प्यार करती हूं मैं, मगर तुमने कल जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। बाबा को कुछ नहीं कहना था क्षितिज। सारी दुनिया ने मुझे घटिया, जलील, गिरी हुई बदचलन जैसे लफ्जों से नवाजा, मगर जो तकलीफ तुम्हारे कहने से हुई वह पहले कभी नहीं हुई। मगर अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। सोचते हुए उसने बाबा को देखा और उन्हें सोता देखकर आंखें मूंद ली। लेकिन आज नींद ना क्षितिज की आंखों में थी और ना ही दिव्या की। दोनों ही करवटें बदल रहे थे, मगर नींद आज एक जोड़ी आंखों की ओर उड़ी हुई थी, और वो आंखें प्रिया की थी। बाबा, बाबा, क्या हुआ आपको? वह बाबा को पसीने पसीने, सीना पकड़े देख चिल्ला पड़ी। यहाँ आए हुए उसे 5वां दिन था। अभी वह उनके लिए दलिया बनाकर ला रही थी कि उनकी हालत देखकर उसके होश उड़ गए। राजू, राजू, जल्दी टैक्सी ला, उसने राजू को बोला और उनके पास बैठकर उनके सीने पर हाथ फेरने लगी। दीदी, टैक्सी नहीं मिलेगी इस समय, उसने जल्दी से पापा को फोन कर बताया, और 2 मिनट बाद ही क्षितिज माँ और पापा के साथ वहां खड़ा था। उसे इस वक्त बस बाबा की फिक्र थी। बहुत जल्दी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दीवू, क्षितिज का साथ कभी मत छोड़ना, तुम दोनों हमेशा साथ। इतना कहते कहते उनकी सांस उखड़ने लगी। उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया, मगर रात के 2 बजते बजते वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। दिव्या बिल्कुल गुम हो चुकी थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसके जीने की आखिरी उम्मीद भी छीन ली हो। वह शांत थी, उसकी आंखें बिल्कुल सूखी थी, उनमें आंसू का एक कतरा भी नहीं था। बाबा की विदाई का वक्त हो चला था, मगर वह उनके पास से एक पल को भी नहीं हटी थी। कभी उनके गालों पर हाथ फेरती, कभी आंखों पर, प्यार से उनके बाल सहलाती, मगर एक आंसू नहीं रोया दिव्या ने। इस वक्त क्षितिज को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने क्या बोल दिया था, मगर अब वक्त हाथों से निकल चुका था। उसने जब भी उसके पास जाने की और बात करने की कोशिश की, उसने उसे ऐसी निगाहों से देखा कि वह शर्म से गड़कर रह गया। उसकी चुप्पी तब टूटी जब बाबा को ले जाने लगे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मेरे बाबा को? बाबा तकलीफ में हैं, उन्हें आराम करने दो। छोड़ो, मैं कहती हूँ, छोड़ो उन्हें। पापा, बाबा को मेरे पास रहने दो प्लीज। माँ, रोको इन लोगों को। मेरे बाबा को कहाँ ले जा रहे हैं? उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। उन्हें ले जाते देख वह पहली बार तड़प तड़प कर रो पड़ी और उनके साथ ही चल पड़ी। मुखाग्नि कौन देगा? पंडित जी ने आवाज लगाई। मैं दूंगी अपने बाबा को मुखाग्नि, उसने पुख्ता अंदाज में कहा। लेकिन लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। बेटा क्षितिज दे देगा मुखाग्नि। नहीं पापा, वो मेरे बाबा थे और मैं उनकी बेटी से ज्यादा बेटा थी, इसलिए मुखाग्नि तो मैं ही दूंगी। और उसने आगे बढ़कर आग का वह अलाव थाम लिया। क्षितिज की नजरों में पछतावा बहुत साफ देखा जा सकता था, मगर वह जैसे हर एहसास फरामोश कर चुकी थी। धीरे धीरे सब लोग चले गए। उसके और राजू के अलावा अब बस वहां माँ, पापा और क्षितिज थे। वह रो रो कर होश खो चुकी थी, और बड़ी मुश्किल से माँ ने उसे अंदर कमरे में लिटाया। वह अभी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए माँ ने वहीं रुकने का फैसला किया। बेटा, अब तो भाई साहब की 13वीं भी हो गई है, अब घर चल। 13वीं के बाद माँ ने उसे चलने के लिए कहा। नहीं माँ, मैं यहीं रहूंगी, आप घर चली जाइए, उसने कहा। मैं मानती हूँ बच्चे कि भाई साहब का इस तरह चले जाना एक बड़ा सदमा है, उससे उबरने में बहुत वक्त लगेगा,
लेकिन बेटा इस तरह तो जिंदगी नहीं चलती। और तुम कब तक यहाँ रह सकती हो, घर तो जाना ही होगा ना। उन्होंने बड़े ही मीठे लहजे में उसे समझाया। माँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे अब कभी वापस नहीं जाना, मैं हमेशा के लिए वो घर छोड़ आई हूँ तो? दिव्या, तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्षितिज से? उससे लड़कर आई थी तुम यहाँ? कहीं भाई साहब को इसी वजह से तो हार्ट अटैक? नहीं मां, नहीं। बाबा को कुछ नहीं पता था, वो बहुत सुकून से गए। बहुत विश्वास था उन्हें कि क्षितिज मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द मुझ तक पहुंचने से पहले ही रोक लेते हैं। और मैंने उनका ये गुमान, ये इत्मीनान, ये सुकून मरते दम तक बना कर रखा है। बाहर खड़े क्षितिज को पछतावा घेरने लगे थे। तो बेटा, जो भी परेशानी है वो हम सब मिल बैठ कर सुलझाएंगे। मुझे बता क्या किया है उस नालायक ने। तेरे सामने ही दो जूते लगाऊंगी। मगर बेटा घर चल। वह हर मुमकिन कोशिश कर रही थी उसे ले जाने की। माँ, क्षितिज की कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कोई झगड़ा किया है। मगर मैं वापस नहीं जाऊंगी, वह कहते हुए दीवार पर लगी बाबा की तस्वीर देखने लगी। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। वह काफी देर तक कोई जवाब न पाकर पलटी और सामने क्षितिज को खड़ा पाया। माँ कब चली गई थी पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी दीवू, प्लीज मुझे माफ कर दो, घर चलो प्लीज। हमने वह उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ा। रुक जाइए मिस्टर क्षितिज राजपूत, आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी दोस्त दीवू नहीं, दुनिया की नज़रों में आपकी पत्नी का रोल निभाती आपकी दुश्मन दिव्या हूँ। आप माँ बाप की नज़रों में खुद को अच्छा साबित करने के लिए दिव्या नाम का जहर पीने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी इल्ज़ाम मुझ पर डाल दीजिएगा, किसी भी ऐसी घटिया हरकत का जिक्र कर माँ पापा को मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर दीजिएगा, जैसी घटिया हरकत से आपने कुछ दिन पहले मुझे नवाजा था। और अब आपको मेरे बाबा हार्ट अटैक का ड्रामा कर मजबूर भी नहीं करेंगे। उनके हर ड्रामे की मौत उनके साथ ही हो चुकी है। दिव्या ने गुस्से से सुर्ख चेहरा उसकी ओर कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, दीवू प्लीज ऐसा मत कहो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। कि परेशानी तो यह है कि आप जानते ही नहीं कि आप क्या चाहते हैं। खैर, मुझे इन सब बातों में पड़ना ही नहीं है। आप डिवोर्स फाइल कर दीजिए और मुझसे छुटकारा पाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए, जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, आप हो और आपकी चाहत हो। अगर इससे भी आपकी इज्जत पर कोई आंच आती है तो मैं आपको डिवोर्स का नोटिस भिजवा देती हूँ। आज तक की खामोशी जब टूटी थी तो हर लफ्ज जहर बुझे खंजर की तरह उसके होंठों से निकलकर क्षितिज के सीने में लग रहा था। मुझे माफ कर दो दीवू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। हमारा रिश्ता चाहे जिन हालात में जुड़ा हो, मगर अब ये एक अटूट बंधन बन चुका है। और रियली, और प्रिया, प्रिया अब हमारे बीच दीवार नहीं बनेगी। उसने कहा तो वह हंस पड़ी। प्रिया तो कभी दीवार थी ही नहीं, दीवार तो तुम्हारी ईगो थी, तुम्हारे झूठे प्यार का नशा था, तुम्हारा अपने इन्फ्लुएशन को प्यार समझ लेना था और मेरी गलती को गुनाह बना देना था। तुम्हें प्रिया, प्रिया इज ए ब्लडी क्रिमिनल और मैं बहुत जल्द उसे सलाखों के पीछे कर दूंगा। क्षितिज चीखा। जानती हूं वो क्या है और उसने क्या क्या किया है, मगर दुख उसके कुछ करने पर नहीं, तुम्हारे कुछ ना समझने पर हुआ था मुझे। तुम्हें क्या लगता है उसका सच तुमने खोज निकाला है? वो पेन ड्राइव तुम तक मैंने ही पहुंचाई थी, जिसमें उसके ड्रग डीलिंग के सारे सबूत मौजूद थे। जिस तरह वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी जानती हूं मैं। तुम्हें सेड्यूस करना, तुम्हें उसका किस करना, हर बार तुम्हारे किसी जगह पर जाने से पहले ही वहां खबर पहुंचाना, सब मालूम है मुझे। बेवकूफ़ नहीं हूं मैं, मगर तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद मुझे नहीं थी। दिव्या सांस लेने के लिए रुकी। उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया और तुम उसके रूप पर फिदा हो गए। उसने हर उस वक्त तुम्हें खुद से मिलने बुलाया जब जब उनकी डीलिंग हुई और तुम उससे मिलने चले गए। तुमने मुझे ही नहीं अपने फर्ज को भी ताक पर रख दिया, एसीपी क्षितिज राजपूत। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती थी, इसलिए अपनी बदनामी की उस रात के सच का पता लगाते लगाते मैं अनजाने ही उस तक पहुंच गई जो इन सब की मास्टरमाइंड थी, तुम्हारी प्रिया उफ रोजी डिकोस्टा। लेकिन जो भी है, बावजूद इसके कि उस सब में तुम्हारा कसूर ना था, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। मेरे बाबा को अपशब्द बोलने का हक किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं।
और तुमने मेरे बाबा पर बीमारी का ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगा दिया, मुझ पर खुद को बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगा दिया। दिव्या की आंखें जल उठी थी। अरे मेरे बारे में सोचा कभी? बदनामी तो मेरी हुई थी। बाजारू, कोलगर, घटिया, बेशरम, बेहया जैसे हर बुरे शब्दों से मुझे नवाजा गया था। मेरे बाबा का जीना मुश्किल किया गया था। मैं उनका गुरूर थी, मगर तुमसे प्यार करने की गलती कर बैठी और उस दिन शराब चखने की कि उनका गुरूर मिट्टी में मिल गया। मेरे बाबा जिन्होंने कभी सर झुकाकर बात नहीं की थी, उसके बाद से किसी के सामने सर ना उठा सके। और तुम्हें ये सब उनका ड्रामा लगा था। अरे बाबा के एक इशारे पर तुम जैसे हजारों क्षितिज वार सकती हूँ मैं। प्यार नाम की खता को अलविदा कह सकती हूँ। और जिस मजबूरी का बखान तुमने किया वो तुम्हारी कमजोरी थी। सही मायनों में तो तुमने कभी प्यार को जाना ही नहीं। अगर प्रिया से प्यार किया होता तो उसे तभी कबूल कर उसी से शादी करने पर अड़िग रहते। अगर शादी की थी तो उसे निभाने की एक सच्ची कोशिश करते। मुझे ब्लेम करने के बजाय एक बार प्यार से ठंडे दिमाग से मुझसे बात तो करते। पत्नी होते के नाते ना सही, एक दोस्त होने के नाते। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी कि मैं प्यार कर बैठी तुमसे, मगर प्यार पर कभी किसी का जोर चला है भला? और मेरा प्यार कुछ हफ्तों या महीनों का नहीं, सालों का था। और इतना उथला भी नहीं था कि तुम पर हक जमा कर हर चीज से बेगाना कर दे। मैंने तो तुमसे जुड़े हर रिश्ते को दिल से अपना बनाया था, मगर तुम तो मेरे इकलौते रिश्तों को भी ना संभाल पाए। अरे सच तो ये है कि तुम ना तो अच्छे प्रेमी बन पाए, ना अच्छे पति और ना ही अच्छे दोस्त। और मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इतनी देर से समझा। अब चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नफरत करती हूँ मैं तुमसे अब। जो मेरे बाबा की इज्जत नहीं कर सकता उससे मोहब्बत कभी नहीं कर सकती मैं। कहकर दिव्या तेजी से अंदर कमरे में चली गई और धाड़ से दरवाजा बंद कर लिया। और पीछे खड़ा क्षितिज सन्नाटों में घिरा रह गया। आज खाली हाथ खाली दामन वह लौट रहा था और उसे महसूस हो रहा था कैसा लगता है सब कुछ खोकर। क्षितिज ने दिव्या की नजरों में अपनी इज्जत ही खो दी थी। 3 महीने हो चुके हैं दिव्या, ये कम टाइम नहीं होता। तुम क्षितिज को माफ क्यों नहीं कर देती? रेखा उसे अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। उस दिन के बाद वह वापस क्षितिज के पास नहीं गई थी। बाबा की मौत का जख्म गहरा और ताज़ा था, जिससे रह रहकर टीसें उठती थी। वह उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, मगर क्षितिज हर दिन सुबह जाने से पहले उससे मिलने जरूर आता था। उसे देखते ही पहले पहले वह खुद को रूम में बंद कर लेती थी, मगर अब उसे इग्नोर करते हुए अपने काम में लगी रहने लगी। वह उससे बात करना चाहता था, मगर वह जैसे कान बंद किए रहती। बाबा तो थे नहीं और माँ पहले ही नहीं थी, तो कोई था ही नहीं जो उस पर सख्ती कर उसे अच्छा या बुरा समझाता। खुद को बिजी रखने के लिए और जीने के लिए उसने एक प्राइवेट कंपनी में MIS एग्जीक्यूटिव की जॉब कर ली थी। पढ़ी लिखी तेज दिमाग तो थी ही, तो जॉब मिलने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। नहीं कर पा रही हूँ माफ, बस इस बारे में करूँगी मैं इस बारे में बात और बार बार करूँगी। क्या अब तुझे प्यार नहीं रहा उससे? तो बस इस वक्ती मोहब्बत की खातिर इतना परेशान थी तू? अगर नहीं निभा सकती थी तो प्यार किया ही क्यों? रेखा ने उसे अच्छे से लताड़ा था, तो उसने क्यों शादी की थी जब निभा नहीं सकता था? वह सूखी लकड़ी की तरह चटकी। कब तोड़ी उसने शादी? बोला ही तो था परेशान था। ये तो तू भी जानती है कि वह प्रिया को चाहता था, लेकिन तुझसे शादी के बाद बार बार उसके कहने पर भी शादी नहीं तोड़ी उसने। फिर कौन से हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता कि तू उसकी कही बात को दिल से लगाकर बैठ गई है। रेखा उसे समझाने पर अड़ी थी। ठीक है, मेरी ही गलती है, मगर मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। अब मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसने कहा। तो कब तक रहेगी ऐसे? चल, तूने उससे रिश्ता तोड़ भी दिया, उसे अपनी जिंदगी से निकाल भी दिया, तो क्या किसी और को अपना सकेगी? किसी और के करीब जा सकेगी? स्टॉप इट रेखा, वो मेरी जिंदगी से निकल भी जाए, मगर उसकी जगह मैं कभी किसी को नहीं दूंगी। आई लव। वह बोलते बोलते एकदम चुप हो गई। ओह, तो प्यार करती हो अब भी उससे, मगर ऐसे प्यार का क्या फायदा जिसमें उसी को तकलीफ पहुंचाई जाए? आज वह सक्सेसफुल है, केसेस सोल्व कर रहा है, गुनहगारों को पकड़ रहा है, उन्हें सजा दिलवा रहा है। उसकी वजह से हम बेखौफ हैं, मगर वो तो आज भी खौफ के साए में जी रहा है, बस तुम्हारी वजह से। क्या उसकी एक छोटी सी गलती आज भी तुम्हारी नज़र में माफ़ी के लायक नहीं है? रेखा प्लीज़,
पीछे रह गई उसकी बातों में उलझी हुई दिव्या, जिसके अंदर अजब कशमकश का माहौल था। आज ऑफ था तो वह घर पर ही थी। रेखा की बातें उसे कमजोर कर रही थी। 3 महीनों से उसने क्षितिज से बात तक नहीं की थी, उसे नजर भरकर देखा तक नहीं था। दिल के अंदर बेचैनी थी और एक जंग जारी थी कि वह क्या करे। मगर जो भी हो, वह नहीं जाएगी उसके साथ, नहीं रहेगी उसके पास। और वह निढाल सी सोफे पर गिर गई। और वह जाने कब तक यूं ही पड़ी रहती, अगर उसे अपने ऊपर किसी की निगाहें महसूस ना होती। और इधर क्षितिज अब दिव्या को अपने साथ रखना चाहता था। इसके साथ ही एक जबरदस्त खुलासा भी हुआ कि प्रिया एक क्रिमिनल है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 3 महीनों से उसने क्षितिज से बात तक नहीं की थी, उसे नजर भरकर देखा तक नहीं था। दिल के अंदर बेचैनी थी और एक जंग जारी थी कि वह क्या करे। मगर जो भी हो, वह नहीं जाएगी उसके साथ, नहीं रहेगी उसके पास। और वह निढाल सी सोफे पर गिर गई। और वह जाने कब तक यूं ही पड़ी रहती, अगर उसे अपने ऊपर किसी की आंखें महसूस न होती। उसने नज़र उठाकर दरवाजे की ओर देखा तो क्षितिज खड़ा हुआ उसी को देख रहा था। आज उससे आंखें मिली तो उलझ कर रह गई। ऐसा लग रहा था सदियों के बाद उससे मिली है। कुछ देर खामोशी रही, लेकिन फिर उसने नजरें हटाई। वह धीरे धीरे चलते हुए सोफे के पास उसके करीब टेबल खींचकर उस पर बैठ गया। दिव्या का दिल एक बार फिर धड़क उठा, मानो उसे एहसास करा रहा हो कि वह जिंदा है। लेकिन वह नजरें झुकाए रही और हमेशा की तरह खामोश रही। मगर आज दूसरी तरफ भी खामोशी थी। आज दिव्या इस खामोशी से घबरा गई। क्षितिज एकटक उसी को देख रहा था। उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई और उसने सर और भी झुका लिया। उसके उठकर जाने का रास्ता ब्लॉक था। उसकी हालत क्षितिज के दिल को गुदगुदा रही थी। इन 3 महीनों में उसने बहुत अच्छी तरह से अपना फर्ज निभाया था। उसका दिल जीतने की भी हर मुमकिन कोशिश की थी। कई बार उससे माफ़ी मांगी। आज उसके चेहरे पर बिखरे रंग उसे अपनी कोशिशों के कामयाब होने का इशारा कर रहे थे। दीवू, प्लीज़ अपने घर चलो। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसने रिक्वेस्ट के लहजे में कहा। दिव्या को जैसे करंट सा लगा। अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, मगर क्षितिज की पकड़ मजबूत थी। नजरें उठाकर उसे गुस्से से देखना चाहा, मगर देख न सकी। खड़ी होती तो उसकी बाहों में चली जाती। खामोशी की दीवार अब टूटने का आगाज था। हाथ छोड़ो और पीछे हटो। लहजे को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश की थी दिव्या ने। ना छोड़ूं तो, पीछे ना हटूं तो। वह मुस्कुराया और उसके गालों में पड़ने वाले डिंपल फिर इसके दिल को लूटने लगे। मैं तुम्हें, वह सोच में पड़ गई कि क्या करेगी। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और टेबल खिसकाते हुए उठ गया। तुम जाओ क्षितिज, मैं नहीं जाऊंगी, उसने कहा और उठकर अंदर जाने लगी। क्षितिज उसकी तरफ लपका। वह अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर रही थी कि उसने पैर अड़ा दिए और दरवाज़ा खोलते हुए खुद भी अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दिव्या के माथे में बल पड़ चुके थे। सारे खूबसूरत एहसास कहीं जा चुके। क्या मतलब है इस हरकत का? ऐसी भी हो तो किसी के भी घर में घुसकर मनमानी करोगे? वह अनसुना करते हुए उसके करीब आ गया। उसके खुले रेशमी बालों को पीछे करते हुए चेहरे को छूना चाहा कि वह 2 कदम पीछे हट गई। ये क्या बदतमीजी है, निकलो यहां से, वह चिल्लाई। इसे बदतमीजी नहीं, प्यार कहते हैं। और अपनी पत्नी से प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं। वह उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। कौन सी मूवी के डायलॉग रट कर आए हो? वह और पीछे हट गई। सिर्फ डायलॉग ही नहीं, सीन भी मेमोराइज हैं। आगे बढ़ते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। उसकी बातें, उसका अंदाज, उसके चेहरे का रंग बहुत बदला हुआ था। सब कुछ अलग था, अनोखा था उसके लिए। ये सब अगर पहले मिला होता तो उससे तो दिव्या के पैर जमीन पर ना रहते। मगर आज वह अलग सी सिहरन महसूस कर रही थी। अब पीछे हटने की गुंजाइश खत्म हो चुकी थी। वह बेड से जा लगी थी और क्षितिज भी उसके करीब आ चुका था। उसके हाथों की छुअन से बचने के लिए वह जरा पीछे हुई तो लड़खड़ाकर बेड पर जा गिरी। वह भी उस पर झुकते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में ले चुका था। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए क्षितिज उस पर झुक गया था। इस एक पल में उसके चेहरे ने ना जाने कितने रंग बदले थे। उससे छूटने की कोशिश बेकार हो रही थी। घबराहट से उसके माथे पर पसीना चमक उठा। पीछे हटो क्षितिज,
बामुश्किल उसने कहा, लेकिन वह उस पर झुका और उसकी आंखों को स्पर्श कर लिया। उसकी सिहरन उसने साफ महसूस की थी। दिल की धड़कन बेकाबू थी, मुंह लाल हो गया था। अपनी पूरी ताकत से उसने उसे हटाना चाहा, मगर कामयाब ना हो सकी। शर्म के रंग ना चाहते हुए भी उसके गालों पर बिखर गए थे। चेहरा दहक उठा था। क्षितिज, उसके होठ कपकपाए। उसकी आंखें खुद ब खुद ही बंद हो गई। निकलो यहाँ से, अभी निकलो, वरना मैं कोई लिहाज नहीं करूंगी। वह तकिया फ्लावर पॉट जो उसके हाथ में आ रहा था उस पर फेंक रही थी और चिल्ला रही थी। उसके हाथों ने हल्की सा होल्ड लूज किया ही था कि दिव्या ने उसे झटके से पीछे किया और पलटकर बेड के दूसरी ओर उतरकर खड़ी हो गई। चेहरा सुर्ख हो रहा था, गुस्से से वह लरज रही थी। वह भी खड़ा हो गया। उसकी डार्क ब्राउन आंखें शरारत से चमक रही थी। हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर थी। वह गुस्से से जल उठी। फिर उसने जो भी हाथ में आया उसे मारना शुरू कर दिया। अरे अरे रे दीवू, क्या कर रही हो यार? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति को नहीं मारते हैं दीवू, वह कैच करते हुए कभी बचते हुए कह रहा था, मगर होंठों पर अब भी मुस्कुराहट थी। तुम मुझे मत सिखाओ कि किस करना। ओके, मत सीखना, लेकिन मार क्यों रही हो? उसकी बात उसने बीच में ही उचक ली थी। आई विल किल यू, बाहर निकलो फौरन। अब उसके हाथ में संगमरमर का वास था। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, लेकिन यार बता तो दो, वह दरवाज़ा खोलते हुए बोला। कह दिया ना नहीं जाऊंगी मैं, वह तेजी से बोली। वो नहीं फिर? उसके माथे में बल पड़ गए। हाउ डिड यू फील ड्यूरिंग? वह उसकी तरफ मुड़कर शरारत से बोला। शट अप एंड गेट आउट। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर हाथ में पकड़ा संगमरमर का वास उस पर फेंका, जिसे उसने महारत से कैच कर लिया और हंसते हुए उसे बाहर सेंटर टेबल पर रखकर बाहर निकल गया। उसने उसे जाते देख चैन की सांस ली और आंखें बंद कर ली। उफ, ये क्या हो गया है मुझे? वह धीरे से बड़बड़ाई। प्यार प्यार हो गया है, वह बोला। उसने तेजी से आगे बढ़कर मेन गेट उसके मुंह पर बंद कर दिया और पलटकर अंदर चली गई। दिव्या, जरा अंदर आओ। वह ऑफिस में काम कर रही थी कि समीर सर ने इंटरकॉम पर उसे अपने कैबिन में बुलाया। वह यूं भी कल से ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार क्षितिज के पास होने का एहसास होता था और वह आंखें खोल देती थी। उसकी नज़दीकी, उसकी खुशबू, सबने मिलकर उसे परेशान कर रखा था। आज उसका मन काम करने में भी नहीं लग रहा था। समीर सर के बुलावे पर वह सिस्टम की स्क्रीन लॉक कर उठी और अंदर चली गई। मैं आई कम इन सर? यस यस प्लीज़ कम इन। समीर ने उसे बुलाया और सीट ऑफर की। काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसे देखते हुए उन्होंने पूछा। दिव्या को कुछ अजीब सा लगा, अब जबकि स्टाफ जाने लगा था। पूरा दिन निकालने के बाद उन्हें यह सब पूछने की क्या ज़रूरत पड़ गई? उसने समीर की तरफ गौर से देखा। वह 40-45 साल के बीच की उम्र का था। रंग साफ भरा हुआ जिस्म और सर के आधे बाल उड़े हुए। ये तो सब बस ओके था, मगर उसकी आंखें किसी गिद्ध की तरह दिव्या को देख रही थी। उनकी चालाकी और काइयापन अलग ही नजर आ रहा था। वह दिव्या को किसी शिकार की तरह परख रहा था। वह मुस्कुरा पड़ी। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मुस्कुराहट से वह उन्हें अपने जाल में फंसती हुई महसूस हुई। अगर कोई भी परेशानी या कमी महसूस हो तो मेरे पास आना। वह खड़ा होकर उसकी ओर चलाया। नहीं, सब ठीक है। दिव्या, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने सुना है तुम अपने पति के साथ नहीं रहती। इज ऑल वेल? उसने उसकी चेयर की बैक पर हाथ रखा। दिव्या के माथे पर बल पड़ गए। अब उसकी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। वह भी खड़ी हो गई, मगर चेहरे को नॉर्मल रखा। मैं जानता हूँ कि बहुत सी ज़रूरतें होती हैं पैसे के अलावा भी। मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ। इतने महीनों से अलग रह रही हो, क्यों ना आज रात हम कहीं बाहर चलें? उसने लहजे में चाशनी घोलते हुए कहा। कहाँ? जहाँ तुम चाहो, जिस होटल में कहो रूम बुक कर देता हूँ। बस तुम और मैं, तन्हाई, मदहोशी, मस्ती का आलम। उसने दिव्या का हाथ पकड़ा और तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ ने उसके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। तो तूने मुझ पर हाथ उठाया साली? आज तू ऐसे नहीं जाएगी यहाँ से। वह उस पर झपट पड़ा, लेकिन दिव्या के दो चार दांव से ही वह चित हो गया। उसे कॉलर से पकड़कर खड़ा किया। तुझे क्या लगा पके फल की तरह दिव्या भी तेरी झोली में आ गिरेगी? मैं दिव्या हूँ और मेरे साथ कोई मैसअप करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उसे पीछे धकेलकर वह बाहर निकल गई। लुकिंग गॉर्जियस स्वीट हार्ट, क्षितिज की आवाज़ पर वह जम गई।
आज रेखा की शादी थी और वह उससे मिलने के बाद एक शांत से कोने में लगी टेबल पर थी। जब करीब से ही उसकी आवाज उभरी, अगले ही पल वह उसके सामने आ बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। उस दिन का हर मंजर उसकी निगाहों में घूम गया था। क्षितिज ने पूरे हक के साथ उसका जायजा लिया। वायलेट कलर की साड़ी में लंबे बालों की फ्रेंच नोट बनाए, हल्के से मेकअप और सादे से सिल्वर झुमकों में वह सोबर और खूबसूरत लग रही थी। आज भी उसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र उसे रौनक दे रहा था। दिव्या बेचैन और पजल हो गई थी। उठने लगी कि उसने उसके हाथ पर अपना भारी हाथ रख दिया। हाथ हटाओ अपना, उसने गुस्से से मगर धीमी आवाज में कहा। आज उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी और वह उसमें कोई बदमजगी नहीं चाहती थी। क्षितिज ने जवाब में कहा तो कुछ नहीं, बस उसे मुस्कुराकर देखता रहा। हाथ नहीं हटाया तो उसने अपना हाथ झटके से निकाला और उठकर जाने लगी, मगर क्षितिज ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। कब तक ऐसे दूर भागती रहोगी? आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है। सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, देखते रहो। वह रुखाई से बोली और साइड से निकल गई। उसे मनाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। वह उसके पीछे लपका। वेटर, एक गिलास पानी, उसने वेटर को कहा और उसके पास गया। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो। मैं नहीं चाहती रेखा की शादी में कोई तमाशा हो। प्लीज मेरा पीछा छोड़ो, दिव्या बोली। उसका गला सूखने लगा था। तभी वेटर पानी लेकर आया, मगर उसके गिलास उठाने से पहले ही दिव्या ने गिलास उठा लिया। वेटर ये देखकर सकपका गया। वह जल्दी से वहां से निकल गया। उसने पानी पिया तो उसका टेस्ट अजीब सा था। उसने आधा पीकर ही गिलास टेबल पर रख दिया। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता दीवू, और ये बात मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ, उसने बेहद मोहब्बत से कहा। अचानक ही दिव्या को घबराहट होने लगी। गला जैसे कोई दबा रहा था। सांस रुकने लगी। घबराहट के मारे वह गला मलती हुई खड़ी हो गई। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। और फिर अचानक ही उसने अंदर से आती उबकाई को रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखा और उसका पूरा हाथ खून से भर गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। दीवू, वह खून की उल्टियां करती दिव्या को देखकर चिल्ला पड़ा। वह होश व हवास से बेगाना होकर उसकी बाहों में झूल गई। उसने बहुत जल्दी से उसे अपने मजबूत बाजुओं में संभाला और तेजी से लेकर वहां से निकल गया। प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उसे तुरंत ही ले लिया गया था। अंदर ऑपरेशन रूम में डॉक्टर्स उसका स्टमक वॉश करने में बिजी थे। ऑपरेशन रूम के बाहर वह परेशानी से इधर उधर टहल रहा था। ये तो तय था कि जहर दिया गया था उसे, मगर कब और कैसे और कोई उसे क्यों मारना चाहेगा? उसका दिमाग इस वक्त और कुछ नहीं सोच पा रहा था। वह बस उसकी सलामती चाहता था। मॉम डैड को उसने फ़ोन कर दिया था। कुछ देर बाद ही वो लोग भी आ गए। हर गुजरते पल के साथ उसका दिल भी डूबता जा रहा था। 2 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। वह उसकी तरफ तेजी और बेताबी से बढ़ा। डॉक्टर, हमने वॉशिंग कर दी है। पॉइजन ज़्यादा क्वांटिटी में अंदर नहीं गया था और जल्दी ही उन्हें यहाँ ले आए, वरना बहुत खतरा हो सकता था, डॉक्टर ने बताया। जहर किस तरह का था डॉक्टर? जो जहर उन्हें दिया गया था वो स्वीट पॉइजन की एक निश्चित मात्रा थी। ये जहर सादे पानी में भी दिया जा सकता है और किसी और ड्रिंक के साथ भी। सादा पानी सुनकर उसने एकदम से डॉक्टर को देखा और उसे याद आया कि सादा पानी तो उसने अपने लिए मंगाया था, जिसे दिव्या ने। ओ माय गॉड! तो ये मौत उसके लिए थी जिसे दिव्या ने अपने सर ले लिया था। क्षितिज ने सोचा, अभी उन्हें ब्लड चढ़ाया जा रहा है। काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है। अगले 12 घंटे में उन्हें होश आ जाना चाहिए। नाउ एक्सक्यूज मी, डॉक्टर कहते हुए आगे बढ़ गए। 2 घंटे बाद उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मॉम डैड और वह उसके पास थे। वह अभी तक बेहोश थी। चेहरा पीला पड़ गया था। कुछ देर पहले जिंदगी से भरा गुस्से से देखता वह चेहरा मौत से लड़ते हुए अपनी रौनक खो चुका था। क्षितिज बेटा, तुम चेंज कर लो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। तुमने जो कपड़े मंगाए थे अपने, ये रहे। मॉम उसकी खून से सुर्ख हुई वाइट शर्ट को देखते हुए बोली और एक बैग उसे थमा दिया। दीवू प्लीज होश में आओ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेला हूँ, प्लीज, वह उसका हाथ थामे हुए कह रहा था। मॉम डैड को उसने घर भेज दिया था। उसके बाद वह उस वेटर का चेहरा याद कर रहा था। उसने अपने डिपार्टमेंट को बोल दिया था कि इस स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर उसके पहुंचने से पहले। बस अब उसके होश में आने का इंतजार था।
सुबह के 4 बजे थे जब उसकी पलकों में हल्की सी हलचल हुई। वह जो पूरी रात एक पल के लिए भी सुकून से बैठा नहीं था, एकदम से उसे पुकार बैठा, दीवू। आज उसकी आवाज में प्यार था, फिक्र थी। उसके मुंह से कराह निकली गई थी। क्षितिज ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। खान, मुझे ये आदमी चाहिए। आई डोंट नो तुम इसे कैसे और कहाँ ढूंढोगे, लेकिन इसका मिलना बहुत ज़रूरी है, क्षितिज ने इंस्पेक्टर को बोला। उसने हाथ में पकड़ा स्केच उसकी तरफ बढ़ा दिया। मॉम डैड के हॉस्पिटल आने के बाद वह सीधे हेडक्वार्टर आया, जहां उसके कहे मुताबिक स्केच आर्टिस्ट पहले से मौजूद था। 1 घंटे के अंदर स्केच बनाकर तैयार हो चुका था। सर, ये तो उस पर नज़र पड़ते ही खान हकला गया। ये तो क्या खान? क्षितिज ने उसकी तरफ कड़ी नज़रों से देखा। सर, ये शेखावत जी के घर पर था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। खान ने इधर उधर देखकर अच्छी तरह से किसी के ना होने की जांच करने के बाद धीरे से क्षितिज के पास जाकर ऐसे बोला कि कोई सुन न सके। चलो, उसने खान को कहा और बाहर कदम बढ़ा दिए। खान ने भी उसके पीछे पीछे बाहर कदम रख दिया। वो दोनों पुलिस जिप्सी में थे। शेखावत, वो मंत्री? क्षितिज ने पूछा। जी सर, 1 हफ्ते पहले की बात है, उन्हें फ़ोन पर कोई धमकी मिली थी, तो मैं भी वहाँ उसकी सिक्योरिटी के पर्पज़ में था। तब मैंने मंत्री जी को एक लड़की और इस आदमी के साथ देखा था। खान ने बताया। लड़की? जी सर, मुझे क्लियर तो नहीं दिखाई दिया, बट ये आदमी बाहर मेरे पास से गुजरा था, तो ये तो कन्फर्म वही है, उसने कहा। और तुमने ऑफिस में इतने गुपचुप तरीके से क्यों बताया? सर, महाजन और तिवारी वो दोनों मंत्री जी से काफ़ी घुले मिले हैं, तो बस इसलिए। ठीक है, अभी किसी को कुछ नहीं बोलना, उसने कहते हुए जिप्सी वापस घुमा ली। उसने सोच लिया था कि वह किससे किस पर कब निगरानी रखवाएगा और क्या करेगा। वह ज़्यादा वहाँ नहीं रुका और 1 बजे तक निकल गया। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर, दिव्या ने कहा। वह शाम को आया जब उसे डिस्चार्ज कराना था। मॉम डैड ने क्षितिज को अल्टीमेटम दे दिया था कि दिव्या को घर ही लेकर आना है, वरना वो भी नहीं आए। और दिव्या किसी तौर पर भी उसके घर में जाने को तैयार नहीं थी। मॉम डैड घर चले गए थे, उसने डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। ठीक है, तुम्हारे घर चलते हैं, उसने आराम से मुस्कुराते हुए दवाइयाँ उठा ली। वह उसे उसके घर ले आया और कमरे में उसे ले जाकर खुद भी वहीं बैठ गया। तुम यहाँ क्यों बैठ गए? जाओ, उसे आराम से बैठकर उसकी नज़रों को खुद पर जमे देखकर वह अनकंफर्टेबल हो रही थी। अब से मैं भी यहीं रहूँगा। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? माँ पापा के साथ कौन रहेगा फिर? वह झल्लाहट से बोली। क्या करें, उनकी बहू घर जाने के लिए तैयार नहीं है और बेटे को बहू के बगैर आना अलाउड नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? उसने कंधे उचकाए और रिलैक्स होकर बैठा रहा। उसकी नज़रें उसी पर थी जो नज़रें झुकाए किसी गहरी सोच में गुम थी। चेहरे की रौनक कम हो गई थी। जहर ने ऐसा असर किया था कि मुंह, गला, आंख सब छिल गए थे। वह बामुश्किल बहुत थोड़ा सा खा पाती थी। अब उसे वह इस हाल में तो अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। उसकी जिद उसके साथ, मगर जब से उससे प्यार का एहसास हुआ था वह उसके लिए अनमोल हो चुकी थी। क्षितिज, प्लीज तुम चले जाओ, मैं ठीक हूं अब। उसने उसे समझाने के लिए मुंह खोला। तुम्हारे बगैर तो मॉम मुझे घर में नहीं घुसने देंगी, और डैड मत पूछो, वो तो अपनी हॉकी तैयार किए बैठे होंगे। ठीक है, तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर क्या डैड से पिटवा कर मानोगी? वह सीरियस अंदाज में बोल रहा था, मगर आंखें मुस्कुरा रही थी। ठीक है, मैं एक शर्त पर चलूंगी। क्या है वो शर्त? तुम मुझसे दूर रहोगे, मेरे नज़दीक नहीं आओगे, उसने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। वह हंस दिया। ओके, जानबूझकर ऐसा नहीं करूँगा, मतलब तुम चलो अब। वह बोलती रह गई, मगर वह उसकी बाह पकड़कर उठ खड़ा हुआ। माँ पापा उन्हें साथ देखकर निहाल हो गए थे। न्यू भी उनकी बॉन्डिंग शादी के पहले से ही काफ़ी अच्छी थी। बेडरूम में आकर ऐसा लगा मानो बरसों बाद वहाँ कदम रखा हो। उसका घर, हर चीज़ ऐसी ही थी जैसी वह छोड़कर गई थी। वह कमज़ोरी की वजह से बेड पर ढह गई। उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था, अभी भी वह नॉर्मल नहीं हो पाई थी। थोड़ी देर में ही वह उसके लिए खाने की थाली लेकर आ गया, जिसमें उसके लिए परहेजी खाना था। दीवू, ये देखो तुम्हारे लिए दलिया, तुमसे खिचड़ी नहीं खाई जाती ना, तो मॉम ने दलिया बनाया है। वह उसके सामने बैठ गया। मुझसे नहीं खाया जाएगा। खाने के नाम से ही उसे उलझन हो रही थी। एक कतरा पानी भी पीती तो गला छिलने लगता, लेकिन वह भी तैयार था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था
कि वह खाना ज़रूर खाए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने ज़बरदस्ती उसे बहलाकर खिलाया और उसके बाद दवाई खिलाकर उसके सामने काउच पर बैठ गया। वह बहुत आराम से बेहद मोहब्बत के साथ उसे देख रहा था। उसे इस तरह खुद को देखते पाकर दिव्या ने अपना मोबाइल हाथ में ले लिया और उसमें लग गई, मगर उसकी निगाहों की तपिश उसका चेहरा दहका रही थी। तुम ऐसे मत देखो, मुझे मुझे अजीब लग रहा है, आखिर वह बोल पड़ी। तो कैसे देखूं बताओ, वैसे देख लूंगा, उसने बड़े आराम से जवाब दिया। डोंट बी ओवर स्मार्ट, मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे दूर रहना, वह गुस्सा दिखाने के लिए बोली। यार मैं तो दूर ही हूँ और तुमने देखने के लिए थोड़े ही मना किया था। मेरी वाइफ इतने महीनों बाद मेरे सामने है और करीब आने की पाबंदी भी है, तो देख तो सकता ही हूं ना। उसने बेचारी सी शक्ल बनाई। वह कुछ बोलने वाली थी मगर फिर चुप होकर लेट गई और मुंह तक खुद को ढक लिया। क्षितिज हंस दिया। हेलो। देर रात क्षितिज का मोबाइल रिंग हुआ। वह उनिंदा सा था मगर दूसरी तरफ से ऐसा कुछ कहा गया था कि उसकी नींद उड़ गई। वह अलर्ट हो चुका था। मैं पहुंच रहा हूं, तुम तैयार रहो, मगर मेरे आने से पहले कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? वह कहते हुए तेजी से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दिव्या की नींद न सिर्फ खुल चुकी थी बल्कि वह उठकर बैठ गई। पिछले 15 दिनों से माँ के परहेजी खाने, पापा के जोक्स ने और क्षितिज की परवाह ने उसे भला चंगा कर दिया था। क्षितिज जब तक घर पर रहता था उसका पूरा ध्यान रखता था और ऑफिस से आने के बाद भी जब घर से बाहर होता तो दिन में 2-3 बार फोन पर जरूर पूछता कि दवाई ली या नहीं। और रात में तो उसकी जज्बे छलकाती आंखें ही काफ़ी थी। दिव्या के अंदर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी मगर वह ऊपर से सख्त ही बनी हुई थी। आज जो वह इस वक्त जा रहा था तो उसके दिल में कुछ अजीब सा हो रहा था। यूँ तो उसकी ड्यूटी का कोई वक्त तय नहीं था और वह अक्सर आता जाता रहता था, मगर आज कुछ तो अलग था जो उसके चेहरे पर नजर आ रहा था और जिसने दिव्या के दिल को हिलाकर रख दिया था। वह पूछना चाहती थी मगर जुबान ही नहीं हिली। वह 5 मिनट में तैयार हो गया था और अपनी गन चेक करके उसमें रखी और उसकी तरफ मुड़ा। दीवू, मुझे जाना होगा, पता नहीं कब तक लौटूंगा। मॉम डैड को मत बताना, अपना ध्यान रखना, कहकर उसने उसके माथे को चूम लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वह यूं ही बैठी उसे देखती रह गई। वह दरवाजे पर पहुंचकर ठिठका, फिर मुड़कर उसे देखा। आई लव यू दीवू, मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें, मुझे याद करो तो मेरे प्यार को याद करना, मेरी गलतियों को नहीं। कहकर वह रुका नहीं, तेजी से निकल गया। पीछे बैठी दिव्या का दिल तेजी से धड़क उठा था। क्या मतलब था इस बात का? आज इतना अलग क्यों लग रहा था? उसकी नींद न सिर्फ उड़ चुकी थी बल्कि अब उससे कमरे में रहना मुश्किल हो गया था। कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। वह वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, नहाकर जल्दी से बाहर निकली। अब भी दिल को सुकून नहीं मिला था। वह घर में बने मंदिर की तरफ बढ़ गई। वह बेसुकूनी के आलम में थी। क्षितिज को गए हुए घंटों हो गए थे। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने कई बार उसका फ़ोन भी ट्राई किया मगर वह फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। बस वह उसकी सलामती चाहती थी। आखिर सुबह का हल्का हल्का उजाला फैलने लगा। वह बाहर लॉन में आ गई थी और उसकी राह देखते हुए वहीं बेचैनी से टहलने लगी। तभी पुलिस जिप्सी बाहर आकर रुकी और वह उतरकर अंदर बढ़ा। उसे देखकर उसकी आंखें मारे सदमे के फैल गई थी। जिप्सी वापस जा चुकी थी। क्षितिज, वह चीखकर उस तक आई। उसकी शर्ट की दाईं बाह पूरी खून से भरी हुई थी। ऐसा लाल गाढ़ा खून देखकर उसके होश खोने लगे। ये क्या हुआ क्षितिज तुम्हें? है भगवान, अब मैं क्या करूं? चलो डॉक्टर के पास चलो, क्या हुआ है ये? उसकी आंखें बरसने को तैयार थी। वह बेहद दुख और सदमे में थी और उसकी बाजू को थाम कर स्लीव हटाने की कोशिश कर रही थी। आइए मौके दिव्या, डोंट पैनिक, चलो अंदर आओ, उसने उससे दूसरे बाजू के घेरे में लेते हुए कहा और अंदर की तरफ जाने लगा। क्षितिज, पहले बताओ तो प्लीज़, ये बुलेट लगी है ना? वह अंदर की तरफ जाते हुए कह रही थी। नहीं बाबा, कोई बुलेट नहीं लगी, बस हल्का सा छूकर निकली है, उसने उसके साथ कमरे में कदम रखते हुए जवाब दिया। दिखाओ मुझे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने उसकी शर्ट ज़बरदस्ती उतरवाई और बाजू पर अच्छा खासा घाव था। तुम बैठो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाती हूँ। वह जितनी तेज़ी से बाहर गई थी उतनी ही फुर्ती से वापस आई और उसके घाव को एंटीसेप्टिक से साफ करने लगी और साथ ही फूंक भी मारती जा रही थी। वह उसे ही देख रहा था
उसकी तकलीफ के एहसास ने उसकी आंखें भिगो दी थी। उसके बाजू पर लगा खून साफ करने के बाद उसने जल्दी से उसके जख्म पर पट्टी बांधी और सामान एक तरफ कर दिया। दिल भारी हो रहा था, उसका जख्म देखकर दर्द उसे हो रहा था। उसकी अच्छाई, उसकी मोहब्बत का एहसास दिल में कचोके लगाने लगा। जिस मोहब्बत को वह रोज़ अपने झूठे गुस्से के पीछे छुपाती थी, जिसे रोज़ थपक कर सुलाती थी, वह आज अपनी सारी ताकत के साथ उसके सामने आ चुकी थी। उसके बिना उसकी ज़िंदगी का भला क्या मतलब था? वह था तो सब था, वरना कुछ भी नहीं। दिल तो चाह रहा था उससे लिपट जाए, मगर तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए। दीवू उसकी आवाज़ पर वहीं रुक गई। आई एम सॉरी दीवू, उसने कहा और वह रोते हुए उसके सीने से जा लगी। अब वह खुद को रोक नहीं पाई थी। भगवान न करे अगर उसे आज कुछ हो गया होता तो वह खुद को कभी माफ़ न कर पाती। जितनी ज़्यादतियाँ उसने की थी वह उनका काफ़ी खामियाजा भुगत चुका था और वह भी उसके जज्बे को आजमा चुकी थी। इस पल वह उसके गले लगी हुई थी और उसका हाथ उसके रेशमी बालों पर था। दीवू आई लव यू टू इडियट, वह कहते हुए उससे अलग हुई, फिर उस पर निगाह डालते हुए झिझक गई। वह शर्टलेस खड़ा था। उसने कबर्ड की तरफ कदम बढ़ाए, मगर क्षितिज ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। फिर से तो कहना, वह शौक रोमांटिक अंदाज में बोला। शर्ट ला रही हूँ, पहले पहन लो बेशर्म इंसान, उसने इधर उधर देखते हुए कहा। पहले खुद ही शर्ट उतरवाई थी, अब मैं बेशर्म हो गया? उसके होंठ मुस्कुरा दिए। उसने उसके सीने पर हल्की सी धौल जमाई और बाजू का खुद पर से हटाने लगी, मगर उसने जख्मी बाजू भी उसके गिर्द लपेट दी। अब वह उसके और भी करीब आ गई थी। क्षितिज, ये क्या कर रहे हो? चोट लगी है, तुम्हें दर्द होगा, प्लीज़ आराम से लेट जाओ, उसने फिक्र से कहा और उसका हाथ हटाने लगी कि उसकी कन्हा पर अपना हाथ रोक दिया। सॉरी सॉरी, दर्द हुआ ना, इसीलिए कह रही हूँ कि अरे क्षितिज क्या? उसे खुद से अलग होकर बाथरूम की ओर बढ़ता देख वह बोली। दीवू, मुझे अभी जाना होगा। क्या जाना होगा मतलब? कहीं नहीं जा रहे हो तुम, आराम करो, मैं नाश्ता बना रही हूँ, उसने उसे बेड पर बैठाते हुए कहा। ठीक है, नाश्ता करके मॉम डैड से मिलकर चला जाऊंगा, बहुत ज़रूरी है, उसने गंभीर आवाज़ में कहा। आज उसकी नज़रों में उसका कद और भी बढ़ गया था। उसने मंत्री रामवीर शेखावत के यहाँ रेड मारी थी, जिसमें ना सिर्फ खूब गोलियां चली थी, बल्कि एक हवलदार और एक इंस्पेक्टर गोली लगने से जख्मी भी हो गया था। उसके खुद के बाजू को भी बुलेट छूकर निकली थी। उस जगह से ना सिर्फ ड्रग्स का बल्कि कानूनी हथियारों का भी बड़ा खजाना भी बरामद हुआ था। रोजी डिकोस्टा और शेखावत गिरफ्तार कर लिए गए थे। उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत थे। आज उसे फक्र था कि उसने अपना फर्ज बखूबी निभाया था। आज वह एक बेस्ट पुलिस ऑफिसर, लायक बेटा और बेहतरीन जीवन साथी था। अपनी पिछली बेवकूफ़ियों से उसने सही सबक लिया था। अगले कई दिन उसके जख्मी बाजू में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, मगर बावजूद इसके उसने अपने काम में कोताही नहीं बरती। मॉम डैड की आंखों में उसके लिए मोहब्बत और गर्व साफ नजर आता था, और उसके दिल पर तो था ही उसका राज। क्षितिज, ये चक्कर बताओ कैसा बनाए? उसने मूंग दाल का हलवा उसकी तरफ बढ़ाया। मीठा तो है नहीं इसमें, उसने चक्कर बोला। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हुए उसने उसके हाथ से चम्मच लेकर थोड़ा सा खाया। ठीक तो है, दिखाओ। हाँ, अब ठीक है, उसने हंसकर कहा। सता रहे हो मुझे? अभी कहाँ सताया है तुम्हें? थोड़ा सा इंतज़ार करो, तब पता चलेगा कि कैसे सताया जाता है। दिव्या सिहर उठी थी। उसकी गर्म सांसें उसके कानों को छू रही थी। मदहोशी छाने लगी थी। हटो, बहुत काम है मुझे, उसने धीरे से कहा। वह उसके गाल से अपना गाल सटाकर बोला। दिव्या, दिव्या कहाँ रह गई बेटा? माँ की आवाज़ पर उनकी मदहोशी लम्हे भर में छूट गई थी। वह तेजी से निकल गई। क्षितिज, मैं कह रही थी कि तुम बेड पर, वह बोलते हुए बहुत ऑड फील कर रही थी। उसने बड़े गौर से उसे नज़र भर कर निहारा। पिंक कलर की साड़ी पहने हुए, सोने से दमकते चेहरे पर, गहरी काली आंखों पर लंबी पलकें झुकाए, होंठों को दांतों से बार बार काटते हुए वह कन्फ्यूज सी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी हालत उसे शरारत करने पर उकसा रही थी। बेड पर मैं सोऊंगा तो तुम कहाँ सोओगी? वह उसके पास आ गया। वो मैं काउच पर सो जाऊंगी, वह हकलाते हुए बोली। क्यों? मेरे पास सोने में क्या प्रॉब्लम है? उसका शर्गोशी भरा अंदाज उसे और भी शाय फील करा रहा था। नहीं तो वो मैं क्षितिज ने उसको अपनी ओर खींच लिया। उसकी धड़कन तेज हो गई थी, सांसें गहरी हो रही थी। कमरे में फैली नाइट बल्ब की धीमी धीमी रोशनी माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी।
उसने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। वह शरारत भरी निगाहें उसी पर जमाए हुआ था। वह लम्हे भर में समझ गई कि वह उसे परेशान कर रहा है। क्षितिज, जाओ सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। लाख कोशिशों के बाद भी उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था। मुझे नींद नहीं आती, अकेले ख्वाबे में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं। मेरा तुम सहारा बनो, एक तुम्हें चाहने के अलावा कुछ और हमसे होगा नहीं। बोल दो ना ज़रा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। वह गुनगुनाते हुए उसके और भी करीब होता जा रहा था। क्षितिज, मुझे नींद आ रही है। उसकी नज़दीकी से उसे शर्म आ रही थी, मगर शर्माना उसे खुद को ही अजीब लग रहा था और वह नहीं चाहती थी कि उसका सुर्ख होता चेहरा वह देखे। लेकिन वह तो उसके चेहरे पर बिखरे रंग ना सिर्फ देख चुका था, बल्कि उनसे मज़े भी ले रहा था। वह उसके करीब कोहनी के बल हाथ पर सर टिकाकर लेट गया। पूरी तरह से वह उसकी नज़रों में थी और इस तरह वह और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सो जाओ ना आप प्लीज़, वह खींचकर बोली। फिर कैसे देखें, तुम ही बता दो स्वीट हार्ट, वह उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। उसकी बात पर उसे अपने गाल दहकते हुए महसूस हुए। वह दूसरी तरफ देखने लगी, मगर उसकी नज़रों ने उसे तकना नहीं छोड़ा था। देखो क्षितिज, देख ही तो रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बता रही हूँ। वह सच में तंग हो चुकी थी। हाँ यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम दिव्या, दिव्या दी ग्रेट, मुझसे शर्मा जाओगी और मेरा दिल लूट कर मुझी पर रौब जमाओगी। वह तो और भी ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था। वह उठकर बैठ गई। मैं नहीं शर्मा रही हूँ, ओके? मुझे नहीं सोना यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, वह गुस्से के पीछे जज्बात छुपाते हुए उठने लगी। वह खड़ी तो हुई, मगर उसने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। अचानक ऐसा होने की वजह से वह डिसबैलेंस होकर उसी पर गिर गई। आई लव यू दीवू, उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, तो वह जल्दी जल्दी पलकें झपकाने लगी। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, कहते हुए उसके गालों को चूमती लटों को उसने हाथ से पीछे किया और दूसरे हाथ से उसे कवर कर लिया। अब वह हया से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आखिर वह उसकी मोहब्बत था। उसकी पलकें खुद ब खुद ही झुक गई थी और उसके इस अंदाज पर वह उसे करवट लेकर पलटते हुए उस पर झुक गया था। उसकी खूबसूरत आंखों को स्पर्श किया था। दिव्या का चेहरा सुर्ख और आंखें बंद थी। उसकी सांसें गहरी हो गई। उसका चेहरा हया के रंगों से सजा हुआ था। इस पल वह उसके होश उड़ा रही थी। दीवू, बेहद मोहब्बत से उसने पुकारा। बामुश्किल उसने पलकें उठाई। नज़रें आपस में उलझ गई। सारी बातें आंखों ही आंखों में हो रही थी। फिर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पलकें झुका ली। 6 महीने बाद। दिव्या, बहुत भूख लगी है, कुछ है खाने को? घर लौटकर उसने फ्रेश होने के बाद उसे आवाज़ लगाई। चाय बन गई है, साथ में चिकन फ्राई है, आ जाओ, वह अंदर आते हुए बोली। रेड एंड ब्लैक खूबसूरत सूट पहने हुए, बालों का ढीला सा बन उस पर खूब फर रहा था। कुछ लटे गालों और गर्दन पर चिपकी थी। किचन में काम करने से गर्मी से चेहरा सुर्ख हो रहा था। वह खड़ा हो गया। बाहर लॉन में मॉम डैड के पास बैठा। तभी नोरा आंटी आती नजर आई। मॉम उनसे मिली और बातें करते हुए वो भी वहीं बैठ गई और चिकन के साथ इंसाफ करने लगी। अरे वाह बेटा, बड़ा अच्छा बनाए। दिव्या बेटा तू भी आ जा, उन्होंने कहा। वह जो आ ही रही थी उनके करीब बैठ गई। अब तो तुम दोनों को अपनी फैमिली शुरू कर देनी चाहिए। आखिर इस घर में भी तो बच्चे खेलें, फिर तुम्हारे माँ पापा का भी तो अरमान होगा। सोचो भाई अब। नोरा आंटी जो पहले भी एक दो बार बोल चुकी थी, आज माँ पापा के सामने ही शुरू हो गई थी। उनकी बात पर दिव्या जहाँ नजरें झुका गई, वहीं क्षितिज भी झेंप गया। ऐसा क्या शर्मा रहे हो दोनों? बच्चे बहुत ज़रूरी हैं। और उनका टेप रिकॉर्डर चालू हो गया। दिव्या तो काम के बहाने से उठकर अंदर आ गई, मगर क्षितिज की उन्होंने क्लास ले ली। तभी उसका फ़ोन बजा और वह भी जान बचाकर अंदर आ गया। रात के खाने के बाद वह थोड़ी देर टहलकर रूम में जा रहा था कि उसकी आहट पर अंदर से दिव्या की आवाज़ आई। रुको रुको, अंदर नहीं आना। उसकी आवाज़ पर वह ठिठक गया, लेकिन फिर हल्के से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। क्षितिज, वह गुस्से से बोली और टॉवल लपेटे हुए बाथरूम की ओर बढ़ने लगी कि वह उसके पास आ गया। वह अभी नहा कर आई थी। वाओ, नोरा आंटी की बातों का इतना असर। वह मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कपड़े नीचे गिरकर गीले हो गए थे इसलिए ऐसे। वह उसके नज़दीक आ गया। क्षितिज, क्या कर रहे हो? वह पीछे हटते हुए बोली। कुछ नहीं कर रहा हूँ डर्टी माइंड, वह हंसते हुए बोला और उसका हाथ पकड़कर उसे कबर्ड के पास ले आया।
आराम से चेंज कर लो, उसने कहा और पीछे हटकर बेड पर लेट गया। उसने कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ जाने लगी। अरे वहाँ कहाँ जा रही हो, उसने पूछा। चेंज करने। यहीं कर लो, उसके चेहरे पर शरारत थी। बदतमीज, बेशरम, वह दिल ही दिल में कहते हुए जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। चेंज करके आई तो गुस्से से लाल थी। भीगे बाल कमर पर बिखरे हुए थे। उसने जाकर उसे गले से लगा लिया। छोड़ो मुझे, बहुत परेशान करते हो तुम। मुझे बात नहीं करनी तुमसे, उसने उसे कोहनी मारते हुए कहा। यार दीवू, पति को ऐसे कौन मारता है यार। ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़ोर से नहीं लगा है तुम्हें। उसने बाल संवारे और पलटकर बोली। अच्छा सुनो यार, नोरा आंटी ठीक कह रही थी, एक बेबी तो। उसने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा। तुम्हें बच्चे पसंद है ना, देखो मुझसे बच्चे नहीं संभलते हैं। बच्चे को कौन संभालेगा, वो भी दो दो बच्चों को। दिव्या ने आराम से कहा। दो दो बच्चे? हाँ, एक तुम और एक तुम्हारा बच्चा। जान, पहले बच्चे को आने तो दो, उसने प्यार से कहा। क्षितिज, दूर रहो तुम। यार प्लीज़ ना, डॉक्टर ने दूर रहने को कहा है पहले 3 महीने। उसने धीरे से सर झुकाते हुए कहा। 3 महीने? फिर 1 मिनट, पहले 3 महीने मतलब? वह एक्साइटमेंट में बोला। हाँ बुद्धू, तुम डेढ़ बनने वाले हो, उसने शर्माते हुए कहा। सच? ओहो दीवू, आई एम सो हैप्पी, आई लव यू, कहते हुए उसने उसे गोद में उठा लिया। अरे अरे क्षितिज छोड़ो। ओह थैंक यू दीवू, मेरी ज़िंदगी में आकर उसे इतना खुशनुमा बनाने के लिए, कहते हुए उसने उसे बाहों में भर लिया। दिव्या ने भी प्यार से उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, कैसी लगे आपको क्षितिज और दिव्या की प्रेम कहानी? आगे भी हम ऐसी रोमांचक खट्टी मीठी लव स्टोरी आपके लिए पेश करते रहेंगे। आप बस ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके अपना फीडबैक भी देते रहिए।